हमने ये साफ देखा है कि जब हम लोग जाते हैं और बच्चों को एक बैग और 1 साल की स्टेशनरी प्रोवाइड करते हैं ना, नेक्स्ट डे से वहाँ पे स्कूल की अटेंडेंस इंक्रीज हो जाती है। ऐसे एक नहीं कई सारे एक्सपीरियंसेस हमारे साथ शेयर किए डॉक्टर रूमा भार्गव ने, जो कि एक पब्लिक हेल्थ प्रोफेशनल हैं और वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, इंटरनेशनल रेड क्रॉस और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम में लीडिंग रोल्स पर काम कर चुकी हैं। हम लोगों ने जब सबसे पहले अपने प्रोग्राम की शुरुआत करी तो आप ये बिलीव नहीं करोगे, जब हम स्वेटर्स लेके गए थे बच्चों के लिए राजस्थान में बहुत इंटीरियर्स में, तो उनको पता नहीं था कि स्वेटर्स भी कुछ होते हैं। मतलब वो फर्स्ट स्वेटर था उनके लिए। बात होगी ऐसे मुद्दों पर जो कई पीढ़ियों से हमें जकड़े हुए हैं। 23 मिलियन लड़कियां जो हैं वो पढ़ाई छोड़ देती हैं मेंस्ट्रुएशन की वजह से। Why is this still a taboo in 2026? We are traveling space, हम लोग अंतरिक्ष में भेज रहे हैं अपने एस्ट्रोनॉट्स को, लेकिन जो मानसिकता है टुवर्ड्स वुमेन्स हेल्थ, महिलाओं के लिए जो हमारी मानसिकता है जो हमारे समाज में, वो अभी भी हम लोग उस पर आगे नहीं बढ़ पाए। What should a man, चाहे वो भाई हो, चाहे वो पिताजी हो, चाहे वो टीचर हो, वो क्या कर सकते हैं? इस चीज़ को हम एक जितना नॉर्मल हिस्सा एक लड़की का बना सकें विद द मेल सपोर्ट। लड़कियों के लिए नॉट ओनली एट द मेंस्ट्रुएटिंग एज अच्छा होगा बट थ्रू आउट एज वेल। अकॉर्डिंग टू अवर वोट 40% ऑफ डायरिया केसेस जो होते हैं वो स्कूल से निकलते हैं, स्कूल के बच्चों को होते हैं। क्योंकि पानी में आप मतलब सोचिए 10 टाइम्स मोर अगर TDS है, अगर WHO आपको बोल रहा है 100 है, 150 है, इस पर में सिविल लिमिट रहती है पानी में। लेकिन अगर आप बहुत अंदरूनी इलाकों में जाएंगे तो कई बार 2000 तक TDS चला जाता है। कोई भी स्टूडेंट हो, कोई भी वर्किंग प्रोफेशनल हो या कोई भी इंसान हो, वो एक समर्पण जैसे NGO से क्यों जुड़े? रूमा जी, आपने इंटरनेशनल रेड क्रॉस, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के इनिशिएटिव यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम में काम किया हुआ है। अब आप अपना NGO चलाती हैं जिसका नाम है समर्पण। तो डेजिग्नेशंस तो आपके पास बहुत सारे हैं, लेकिन जो लोग आपको नहीं जानते उनके लिए रूमा भार्गव जी कौन है? मैं ये कहूंगी पुष्कर कि आपने बोला कि डेजिग्नेशंस बहुत हैं, तो मुझे लगता है कि हम लोगों की जो एक जिंदगी होती है डेजिग्नेशन से परे, शायद मैं अपने आप को उसमें ज्यादा कंफर्टेबल महसूस करती हूँ कि हम लोगों को कभी भी अपने आप को किसी डेजिग्नेशन के साथ एसोसिएट करके नहीं देखना चाहिए। तो मेरी कहानी जो है जीवन की अगर मैं देखूं तो वो एक नॉर्मल एक आम लड़की की कहानी है जो कि अपने आप पे बिलीव करती है, who believes in herself, who is confident and who wants to prove her ability not only to herself but to the world। क्योंकि जीवन की शुरुआत एक छोटे शहर से हुई थी जी। और उसके बाद एक इंटरनेशनल लेवल पे पहुंचना, तो मुझे लगता है कि जो भी मैंने सीखा वो अगर मैं कुछ वापस दे पाऊं तो that has been my journey and that has been my philosophy of life as well, that do well for yourself but don't forget to do well for others who you grow up with। तो जैसे कि आपने कहा कि एक छोटे से शहर से इंटरनेशनल लेवल तक आप पहुंची, जब आप इतने बड़े बड़े इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस के साथ काम कर रही थी, तो फिर ये NGO स्टार्ट करने का आइडिया कहाँ से आया? देखिए, मुझे ऐसा लगता है, जैसे मैं आपको पहले भी बोल रही थी, कि हमको कभी ये नहीं भूलना चाहिए कि आप किस परिवेश से आ रहे हैं, आप कहाँ पे पले बड़े हैं। तो जब आप एक और छोटी जगह से, मतलब मैं ये बोलूंगी कि छोटी सोच नहीं, मुझे लगता है कि सोच तो इंसान की हमेशा बड़ी होती है, भले ही वो आप एक छोटी जगह, मतलब आर्थिक आपके पास अगर संसाधनों की कमी हो या फिर आपका ज्योग्राफिक एरिया, आप एक वैसे छोटे शहर से आ रहे हो, लेकिन जब आप अपने आसपास की समस्याओं को देखते हो तो वो हमेशा आपके मन में रहती हैं। भले ही आप, मतलब कई बार ऐसा होता है कि कुछ लोग उसको भुला देते हैं, उसको आप आगे बढ़ जाते हैं, लेकिन मुझे हमेशा से ऐसा लगा कि जो चीजें मैंने अपने आसपास देखी, भले ही वो शिक्षा का अभाव हो, भले ही वो स्वास्थ्य का अभाव हो, भले ही वो एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी कम हो, और स्पेशली हमारे देश में जहाँ पे इतना पोटेंशियल है यूथ में, क्योंकि जब आप ग्लोबली काम करते हो तो आपको ये रियलाइज होता है कि आप में कितना टैलेंट है, द अमाउंट ऑफ टैलेंट विच आवर कंट्री हैज, नॉट ओनली इन टर्म्स ऑफ कि मतलब हम लोग अभी वी आर द यंगेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड, जो हम डेमोग्राफिक डिविडेंड बोलते हैं, तो नॉट ओनली इन टर्म्स ऑफ एज बट जो हम कैलिबर ला पाते हैं वो एक बहुत अलग लेवल का है। और ये तो आप तब जान पाते हो जब आप दूसरे देशों के लोगों को आपके साथ आप इंटरेक्ट करते हो। जब आपको वो प्रॉपर प्लेटफॉर्म नहीं मिल पाता, आपको प्रॉपर गाइडेंस नहीं मिल पाती शुरू से,
तब जो भी मैंने देखा है, क्योंकि मैं अभी अपने एनजीओ के साथ स्कूली बच्चों के साथ काम करती हूँ, स्पेशली ग्रामीण इलाकों में, तो आपको बहुत दुख होता है कि मतलब क्यों, जब आपके पास इतनी पोटेंशियल है, आप उसको क्यों नहीं आगे ला पा रहे हैं। तो इसीलिए इसी सोच के साथ कि क्योंकि हमने अपने जीवन में ये देखा है कि आप अपनी पोटेंशियल को अगर सही आपको मार्गदर्शन मिल पाए सही उम्र पे, तो आप उसको कैसे आगे तक ले जा सकते हैं। तो इसी सोच के साथ कि जो हमारे जैसे बाकी बच्चे हैं, क्योंकि उनमें हमारे से कम पोटेंशियल नहीं है, सबके पास पोटेंशियल एक ही है, बस उनको अगर आप किसी को भी एक राइट प्लेटफॉर्म, राइट अपॉर्चुनिटी, राइट टाइम पे प्रोवाइड करते हो, तो वो उनके पूरे जीवन की दिशा बदल सकती है। तो इसी सोच को रखते हुए मेरी सिस्टर और मैंने, हम दोनों ने इसी सोच के साथ एनजीओ की शुरुआत की, और इसीलिए उसका नाम भी समर्पण है कि आपने जो भी अपने जीवन में आप कर रहे हो उसको आप किस तरह से अपने आसपास के लोगों के लिए समर्पित कर सकें। तो आपने अपना करियर डेंटिस्ट्री से शुरू किया था, फिर आप पब्लिक हेल्थ तक पहुंची और फिर ग्लोबल पॉलिसी मेकिंग तक पहुंची। उसके बाद जब आप ग्राउंड पर पहली बार एनजीओ के काम के लिए उतरी थी, तो तब की कोई ऐसी शॉकिंग स्टोरी जो अभी तक आपके जहन में रह गई हो? तो ये बताना चाहूंगी मैं आपको पुष्कर कि जब भी मैंने अपना ये जब डेंटिस्ट्री से भी सफर शुरू किया है, तो हमेशा मैंने कभी भी ग्राउंड से अपने आप को डिस्कनेक्ट नहीं किया। जब मैं प्रैक्टिस भी कर रही थी, जब मैंने इवन डेंटिस्ट्री के टाइम से ही अगर मैं आपको बोलूं कि हमारी एक कम्युनिटी डेंटिस्ट्री एक स्पेसिफिक ब्रांच होती है, मेडिसिन में कम्युनिटी मेडिसिन होती है, तब से वहां पे हमको कैंप्स के लिए ले जाया जाता था कि मतलब आप जा रहे हो रूरल एरियाज में, ट्राइबल एरियाज में जहाँ पे हेल्थ फैसिलिटीज नहीं है, तो वहां से मेरा सबसे पहले एक्सपोजर हुआ कि आप किस तरह से उन एरियाज में थ्रू कैंप्स आप अपना स्वास्थ्य सुविधाएं लेके जा सकते हो। तो वो मैंने अपनी जर्नी कंटिन्यू रखी कि आप अपना प्रॉपर काम तो कर रहे हो, भले ही अगर आप बड़े शहर में जॉब कर रहे हो, लेकिन इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आप अपना कनेक्ट रखिए कम्युनिटी की तरफ। आपको दोनों स्पेक्ट्रम्स ऑफ द सोसाइटी पता होने चाहिए जो भी चीज है। तो वो चीज मैंने हमेशा से जारी रखी कि कैसे उन लोगों को रिसोर्सेज में कमी आ रही है, क्या आप उनके लिए स्पेशल चीजें कर सकते हो। लेकिन जब आप ग्लोबल हेल्थ में काम करते हैं और जब आप एकदम ग्रास रूट पे काम करते हैं, तो डिस्कनेक्ट आपको कई बार बहुत ज्यादा दिखता है, क्योंकि ये होता है कि कई बार जो ग्लोबल हेल्थ में जब आप लोग चीजें बनाते हैं और जो लोग बनाते हैं, मैं ये बोलूंगी उनमें डिस्कनेक्ट इसलिए होता है क्योंकि आपको हमेशा जब भी सोल्यूशन बनाना है, आपको उन लोगों के साथ मिलकर सोल्यूशन बनाना है जिन लोगों के लिए आप वो बना रहे हो। अगर आप ये सोचोगे कि मैं जो बना रही हूँ सोल्यूशन उस कम्युनिटी के लिए वो सबसे सही है, तो वो एक वहीं से प्रॉब्लम की शुरुआत थोपना हो जाएगा वो एक तरीके से। इसको हम लोग कम्युनिटी नीड्स असेसमेंट बोलते हैं कि आप उनके साथ जाके बात करिए कम्युनिटी के साथ। तो जैसे ही जब हम लोगों ने ये जैसे समर्पण की शुरुआत करी, शॉकिंग चीज तब मुझे ये लगी थी कि जब हम लोग गए सैनिटरी पैड्स जगह हम लोग पूछ रहे हैं, अभी तो सरकार की स्कीम्स भी आ गई हैं कि आपको मतलब स्कूल में कहीं कहीं पे ये किसी स्टेट्स में सरकार भी दे रही है सैनिटरी पैड्स, बट हर बार क्या रहता है कि आपकी नीड जो है वो कभी कभी ज्यादा रहती है जो आपको पैकेट मिल रहा है या फिर आपकी कुछ अलग रहेंगी। तो जब भी मैं जाती थी तो हमेशा मेरे को ये शॉकिंग चीजें, एक बार एक लड़की ने बोला कि उसके घर से 25 किलोमीटर है एक दुकान, तो वहां पे उसको बस से जाना पड़ रहा है ये सैनिटरी पैड्स खरीदने के लिए। सैनिटरी पैड्स मतलब ये तो है ही, ये तो खरीदने के लिए, लेकिन आप ये सोचिए कि आज हम लोगों ने इतनी तरक्की कर ली है, हम ये बोलते हैं कि हम लोगों ने मतलब वी आर ट्रैवलिंग स्पेस, हम लोग अंतरिक्ष में भेज रहे हैं अपने एस्ट्रोनॉट्स को, लेकिन जो मानसिकता है, मतलब एक्सेसिबिलिटी तो एक चीज हो गई, अफोर्डेबिलिटी एक चीज हो गई हेल्थ सिस्टम्स की, लेकिन जो मानसिकता है टुवर्ड्स वुमेन्स हेल्थ, महिलाओं के लिए जो हमारी मानसिकता है जो हमारे समाज में, वो अभी भी हम लोग उस पर आगे नहीं बढ़ पाए। और ये चीज अभी भी मतलब मुझे शॉकिंग लगती है कि हम भले ही कितनी भी बड़ी बड़ी बातें कर ले कि हमने टेक में इतना अच्छा कर लिया, हम इतनी अच्छी इकोनॉमी बन गए, लेकिन अगर हम अपने समाज के तबके को, आजकल की भी जो लड़कियां, अगर हम उनको यही चीज बोलते हैं कि क्योंकि आप एक महिला हैं, हम उसको एक ऐसे परिवेश में पला बड़ा कर रहे हैं कि आप अपने डिसीजंस खुद से नहीं ले सकते, अपनी हेल्थ के बेसिक डिसीजंस, कि अगर आप मेंस्ट्रुएट कर रहे हैं तो आप को स्कूल जाना है नहीं जाना है, आपको पूजा घर में जाना है नहीं जाना है, आपको खाना बनाना है नहीं बनाना है। फिर जैसे वो लड़की बड़ी होती है, मतलब आपको कब शादी करनी है, आपको क्या करियर चॉइसेस करनी है, शादी के बाद आपको बच्चे करने हैं नहीं करने हैं, कितने करने हैं, डॉक्टर के पास जाना ही नहीं जाना है, ये मैंने अपने एक्सपीरियंस में जब ऑन फील्ड देखा, दीज थिंग्स शॉक्ड मी
कि क्यों एक लड़की को अपने ही जीवन के लिए किसी दूसरे से डिसीजन लेने की जरूरत क्यों पड़ रही है, और आप उसका कॉन्फिडेंस ही खत्म कर देते हैं, हर चीज पे परमिशन मांगते हैं, नॉर्मलाइज कर देते हैं कि क्योंकि आप एक लड़की हो तो आपको दूसरों से पूछना है। पहले आप जब बड़े हो रहे हो तो आपको अपने पापा से पूछना है, मम्मी से भी नहीं पूछना है, आपको पहले अपने पापा से पूछना है, फिर धीरे धीरे वो रोल आपका भाई ले लेता है, भले ही वो बड़ा हो या छोटा भाई हो, और उसके बाद फिर आपका वो जो पूरा रोल है आपके हस्बैंड और आपके इन लॉज ले लेते हैं, और ये चीज एक नॉर्मल एनवायरनमेंट में हो जाती है। आयरनी ये है कि उन सबको पता भी नहीं होता कि किस चीज के लिए वो परमिशन दे रहे हैं, किस चीज के लिए परमिशन दे रहे हैं, और वो परमिशन लेने की जरूरत क्यों पड़ रही है। सही बात है। एक औरत एक आदमी के साथ, शी इज एन इक्वल इंडिविजुअल, अगर उसी ने आपके जितनी सेम पढ़ाई लिखाई करी है, शी इज इक्वली केपेबल इन योर करियर, और इवन इफ शी इज अ होम मेकर, शी हैज हर ओन आइडेंटिटी। तो ये चीज जो हम अपने समाज में एक नॉर्मल कर देते हैं, मुझे लगता है, और ये चीज मैं आपको ये बोलूंगी कि अर्बन सेटअप और रूरल सेटअप ज्यादा डिफरेंस नहीं है। सिर्फ आपको ये दिखेगा कि अर्बन एरियाज में महिलाएं अगर थोड़ा सा बाहर ऑफिस में जाके काम कर रही हैं, बस वो डिफरेंस है, बट जो मानसिकता है वो सब जगह सेम। तो ये चीज अभी भी उतनी ही है। ये चीज आपको सबसे शॉकिंग लगेगी जब भी आप मतलब पॉलिसी लेवल से आप वहां जाओगे, क्योंकि पॉलिसी में तो आप बहुत अच्छी प्रेजेंटेशंस बना सकते हो, आप रिपोर्ट्स बना सकते हो, लेकिन जब आप लोगों से जाके बात करते हो तब आपको रियलाइज होता है कि जो आप चीजें लिख रहे हो उनका कितना कनेक्ट है ग्राउंड के ऊपर, क्या वो चीजें काम भी कर रही हैं, और क्या जो आप रिकमेंडेशंस ला रहे हो वो हर बार उनका कोई उतना इम्पैक्ट भी नहीं होता, उनका कुछ रिलेशन भी नहीं होता, क्योंकि आप बहुत बड़ी बड़ी चीजें लिख दोगे, लेकिन सबसे जो छोटी चीज होती है मानसिकता और हमारी जो सोच चेंज करने वाली, वो चीज नहीं हो पाती। जैसे आपने मेंस्ट्रुएशन की बात करी, हमारे देश में हर साल लगभग 2,30,00,000 यानी कि 23 मिलियन लड़कियां जो हैं वो स्कूल छोड़ देती हैं, पढ़ाई छोड़ देती हैं मेंस्ट्रुएशन की वजह से। तो व्हाई इज दिस स्टिल अ टैबू इन 2026? देखिए, ये जो थी हमारी जो पहले की परंपरा थी, हम लोग हमेशा ये बोलते हैं कि वी आर इन अ पैट्रियार्कल सोसाइटी, लेकिन पहले ऐसा नहीं था जी। आप कोई भी हमारी सभ्यता देखें, भारत की जो आर्य सभ्यता हो गई, या फिर आप कोई सी भी हमारी सिविलाइजेशन देखिए, औरतों को बहुत इज्जत के साथ देखा जाता, मतलब दैट इज वाई हम लोग देवी की पूजा करते हैं। लेकिन हमने क्या किया, आते आते चीजें आगे बढ़ते बढ़ते औरतों को कैसे आप दबा सको, वो चीज अपने हमने उसको कल्चर का नाम दे दिया जी। तो वो ये वाली चीज हुई कि चूंकि इस टाइम पे पहले ही होता था कि जो 6 से 8 दिन रहते थे मेंस्ट्रुएशन पीरियड्स या माहवारी जो हम बोलेंगे हिंदी में, कि महिलाओं को रेस्ट करना है, क्योंकि आपकी जो बॉडी है वो एक नेचुरल प्रक्रिया से गुजर रही है जी। यू आर शेडिंग आउट ब्लड, है ना, तो अब आपकी बॉडी को रेस्ट की जरूरत है। तो जब आपकी बॉडी को रेस्ट की जरूरत है, इसका मतलब आप पूजा घर में नहीं जाए, पूजा घर में तो पहली बात वो मनाही थी ही नहीं जी। आप किचन में इसलिए नहीं जा रहे हो क्योंकि आप रेस्ट कर रहे हो उस टाइम पे। पर ये बढ़ते 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 हमने इस चीज को एक अंधविश्वास में ढाल दिया जी कि आपको पूजा घर में नहीं जाना है क्योंकि आप अशुद्ध हो जाते हो, आपको मंदिर में नहीं जाना है क्योंकि आप अशुद्ध हो, किचन में नहीं जा सकते, खाने के बर्तन अलग हैं, आपका अचार खराब हो जाएगा। और आप ये सोचिए कि सिर्फ ये कुछ ही हिस्सों में क्यों है, मैंने आज तक ये कभी फॉलो नहीं किया, मैं बाहर के देशों में रही हूँ, मतलब कुछ ही जगह के लोग इसको क्यों फॉलो कर रहे हैं। अगर ये वाली सारी चीजें हैं तो फिर तो भगवान सबसे ही नाराज होने चाहिए और अचार सब जगह ही खराब होना चाहिए, ऐसा तो कहीं नहीं होता है। मैंने तो एक मूवी में ये तक देखा था कि अगर किसी महिला को पीरियड्स आ गए तो उनका कमरा ही चेंज कर दिया जाता है, आप कमरा बोलिए, उसके बर्तन, और आप कुछ कुछ देशों में देखिए वहां पे तो ये है कि उनको वो घर से अलग ही हो जाते हैं, बिल्कुल, कि आप उनको घर के अलग ही बाहर एक कमरा दे दिया जाता है कि वहां पे रहें, और इस चीज को आप नॉर्मलाइज करते जाते हो कि यही वाली चीज है विदाउट अंडरस्टैंडिंग द रीजन। जबकि आप ये सोचिए कि जो हमारे देश का शक्तिपीठ है कामाख्या शक्तिपीठ, हम वहां पे देवी की योनि की ही पूजा करते हैं, बिल्कुल, और हम लोग उस चीज को बिल्कुल दरकिनार करके, और फिर भी हम लोग यही इसी अंधविश्वास में जीते जाते हैं कि मेंस्ट्रुएशन में आप मतलब अशुद्ध हो रहे हो और आपको काम नहीं करना और ये नहीं करना है। तो ये वाली जो चीज है ये सिर्फ एक अंधविश्वास है, मैं ये बोलूंगी, इसके पीछे कोई भी साइंटिफिक लॉजिक या रीजन नहीं है। अगर स्टूडेंट्स के बेसिस पे देखें तो ये जो 23 मिलियन स्टूडेंट्स हैं इनको जो स्कूल छोड़ना पड़ रहा है, इसके पीछे की सबसे बड़ी वजह क्या होगी? इसके पीछे की बहुत सारी वजहें हैं, मतलब एक तो जो घर की वजह है, और आप जब घर से बाहर रखते हैं उसकी वजह। घर की वजह तो ये हो गई क्योंकि पहली बात तो आपने ये बताया पुष्कर की 23 मिलियन लड़कियां छोड़ रही हैं। मैं आपको एक और फिगर बताती हूँ कि
70% जो लड़कियां हैं ना, इंक्लूडिंग माई सेल्फ, जब पीरियड स्टार्ट हुए थे आपको नहीं पता था कि आपके साथ क्या होने वाला है, मतलब व्हाट आर पीरियड्स अबाउट, आपको पता ही नहीं होता है जब तक आपके साथ, और जब पीरियड स्टार्ट होते हैं तभी भी आपको समझने में बहुत टाइम लगता है कि मतलब ये क्यों हो रहा है, इसके पीछे का साइंटिफिक रीजन क्या है जी, है ना। तो ये एक अलग फिगर है। तो एक तो ये हो गया कि घर पे आपके पास प्रॉपर चीजें हैं, आपके पास पैड्स अवेलेबल हैं या नहीं है, आपके घर का माहौल ऐसा है या नहीं है, कि वही वाली चीज आ गई परमिशन, कि आपको क्या उन दिनों में परमिशन दी जाती है बाहर जाने की। तो ये तो एक अंदर घर की चीज हो गई, है ना। अगर आपके पास प्रॉपर पैड्स या प्रोडक्ट्स नहीं है तो आपको हमेशा डर लगा रहेगा कि अगर आप बाहर जाओगे तो आपके कपड़ों, आपकी यूनिफॉर्म पे, आपके कपड़ों पे दाग ना लगे, स्टेन्स ना रहे। ये घर के अंदर की चीज हो गई। फिर जब आप बाहर जा रहे हो तो भी स्कूल में क्या है, क्या आपके पास गर्ल्स टॉयलेट हैं? अगर गर्ल्स टॉयलेट हैं तो क्या वो फंक्शनल हैं? क्या वो साफ सुथरे हैं? क्या वहां पे साफ पानी है? ये वाली सारी चीजें आती हैं। तो दोनों का मिक्सचर हो गया कि आपको इधर भी घर में क्या चीजें हैं और बाहर क्या चीजें हैं। और बाहर भी ये है कि आप अपने स्कूल के एनवायरनमेंट में कितने खुल के आप टीचर्स से बात कर पा रहे हैं, बोथ फीमेल टीचर्स एंड मेल टीचर्स। और अभी भी मैं आपको बताऊं कि अभी भी मैं जाती हूँ गाँव में स्कूल्स में, इवन फीमेल टीचर्स ऑल्सो, वो बोलते हैं कि मैडम अभी इनको ये प्रॉब्लम स्टार्ट नहीं हुई। तो मुझे स्टार्ट ही वहां से करना पड़ता है कि ये एक प्रॉब्लम नहीं है। मेंस्ट्रुएशन इज नॉट अ प्रॉब्लम, मेंस्ट्रुएशन इज नॉट अ डिजीज, इट इज अ नॉर्मल बायोलॉजिकल प्रोसेस। तो आप जब आप टीचर होके खुद ये चीज बोलोगे स्टूडेंट्स को तो वो कैसे सीखेंगे? बिल्कुल सही। तो अगर आप उन लोगों में ये डर पैदा कर देते हो कि आप इस चीज को खुल के बात नहीं कर पा रहे, तो बच्चों में भी फिर वही चीज हो जाती है कि अगर किसी को मेंस्ट्रुएशन स्टार्ट हो रहा है तो कोई किसी का मजाक उड़ा रहा है, या ये वाली सारी चीजें, मेल टीचर से आप खुल के नहीं बात कर पा रहे हो। तो इन सब चीजों को अवॉइड करने के लिए फिर लड़कियां घर पे रह जाती हैं। तो इट इज अ मिक्स ऑफ फैक्टर्स, मतलब कि इंटरनल एक्सटर्नल। तो जब भी आप कोई अप्रोच बनाते हो तो हमेशा आपको ये देखना चाहिए कि आप किन किन फैक्टर्स को अच्छे से अप्रोच कर पाओ जी। तो जैसे ये अली आपने अर्बन और रूरल एरियाज की बात करी, ट्राइबल एरियाज में जब आप जाते हैं तो वहां तो और प्रॉब्लम होती होगी समझाने में? नहीं, मैं आपसे इसी चीज पे डिफर करूंगी पुष्कर, कि जो हमारे जो टैबूज है ना, जब हम बोलते हैं, ये हमें लगता है कि अर्बन पीपल आर वेरी एडवांस्ड इन देयर आउटलुक। एक, क्योंकि हम लोग अंग्रेजी भाषा का उपयोग करते हैं बहुत ऑफन, क्योंकि हमारा जो मीडियम ऑफ टीचिंग रहा है वो इंग्लिश रहा है, तो हमें लगता है कि शायद हम ये, और शायद हम उनसे एक बेहतर आर्थिक स्थिति में आकर हम लोग उनसे एडवांस हो गए। लेकिन बात हमेशा मानसिकता पे आती है, और मानसिकता मेरे एक्सपीरियंस में विद रिस्पेक्ट टू मेंस्ट्रुएशन, विद रिस्पेक्ट टू वुमेन्स हेल्थ सेम है। ओके। और यही चीज मैंने बाहर भी देखी है ग्लोबली। अगर मैं अपने देश के लोगों से बाहर भी मिलूंगी तो भी आपको मेंस्ट्रुएशन के वही अंधविश्वास हर जगह कॉमन मिलेंगे। मतलब ये नहीं है कि अगर आप दिल्ली या बॉम्बे में रह रहे हैं, या फिर आप एक एमपी के किसी एक बहुत ही छोटे गांव में रह रहे हैं, तो ये नहीं होगा कि दिल्ली या बॉम्बे में कोई लड़की वहां पे उसको ये नहीं बोला जाएगा कि आप मंदिर मत जाइए या फिर आप किचन में मत जाइए। वहां पे भी सेम ही चीजें प्रैक्टिस हो रही हैं। इनफैक्ट आप तो ये सोचिए कि मतलब ट्राइबल पीपल आर मोर क्लोज टू नेचर, वो तो नेचर वर्शिप करते हैं जी। तो उन लोगों को फिर भी आप एक बार समझा सकते हैं। यहाँ पे तो अर्बन एरियाज में तो मुझे लगता है कि आप लोगों ने इतनी शिक्षा ले ली, लेकिन उस शिक्षा का लेकर भी अगर आप सेम ही चीज फॉलो कर रहे हो, तो आप जो सो कॉल्ड अपनी मानसिकता बनाते हो कि लोग गांव में रह रहे हैं या ट्राइबल एरियाज में वो आपसे पिछड़े हैं, तो उनसे पिछड़े तो आप हो कि आपके पास इनसे इतने संसाधन हैं, उसके बाद को एडवांस महसूस कर रहे हो, उसके बाद भी आपकी जो मानसिकता है वो भी पीछे ही है। मेंस्ट्रुएशन की वजह से एक फीमेल स्टूडेंट जो बच्ची होती है उसको कितना ज़्यादा सेल्फ कॉन्फिडेंस उसका लूज हो जाता है, उसको कितने सारे ट्रॉमा से गुजरना पड़ता है, इस वजह से उसके स्कूलिंग में बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है। तो सबसे पहली बात तो ये कि उसके लिए क्या सुधार किए जा सकते हैं, और दूसरी सबसे बड़ी बात ये कि व्हाट शुड अ मैन, चाहे वो भाई हो, चाहे वो पिताजी हो, चाहे वो टीचर हो, वो क्या कर सकते हैं? इसमें भी पुष्कर हमको दोनों तरीके से शुरुआत करनी है। पहले आपको घर से जी, फिर आपके एनवायरनमेंट से, मतलब जिस भी एनवायरनमेंट में वो लड़की आ रही है, जिस भी वातावरण में हो, तो उस वातावरण में सारे लोग आ गए। स्कूल आपका एक हिस्सा है, पर आप जिन लोगों के कांटेक्ट में आ रहे हो, आप जिस मंदिर में जा रहे हो, आप जिस पार्क में जा रहे हो, आपके जो आसपास के पड़ोसी हैं, ये सब उस एनवायरनमेंट का हिस्सा हो गए कि आप कैसे एक लड़की की जो जिंदगी है उसको नॉर्मल बना सकते हो इस टाइप से। तो सबसे पहले तो मुझे लगता है कि घर में बात होना बहुत जरूरी है। कहीं आप स्कूल में 6 से 8 घंटे बिता रहे हो, लेकिन आप मैक्सिमम टाइम घर में बिता रहे हो, तो आपके घर का माहौल कितना खुला है कि आप
अपने बच्चों से मेंस्ट्रुएशन ही नहीं बाकी सारी चीजों के बारे में कितना आप खुल के बात कर सकते हो, कितना कनेक्ट बन सकता है जी पेरेंट्स में भी और आपके मतलब आपके सिबलिंग्स में भी। तो सबसे पहले तो पेरेंट्स मतलब आपकी जो मम्मी है पापा हैं, मतलब वो डिस्टिंग्विश ना हो कि आप मेंस्ट्रुएशन स्टार्ट हुई तो अपनी मम्मी से बात कर सकें लेकिन पेरेंट्स से पापा से बात ना कर पाए। तो वो सबसे पहले तो आप एक माहौल बनाएं बिफोर द गर्ल स्टार्ट्स टू मेंस्ट्रुएट। जैसे कि मैंने आपको बताया कि 70% लड़कियों को पता ही नहीं होता। तो सबसे पहले तो लड़की को प्रिपेयर होना बहुत जरूरी है मेंटली कि उसके जीवन में क्या चेंजेस आने वाले हैं और ये क्यों जरूरी है। और आप ये मतलब आप ये सोचिए कि टैबू जैसे भी हम बात कर रहे थे हमारे देश के कुछ ही हिस्सों में है जी, है ना। आप अगर साउथ में जाएंगे तो साउथ में तो इट इज अ सेलिब्रेशन जी, मतलब जैसे ही साउथ में भी नॉर्थ ईस्ट में भी मतलब इट इज अ सेलिब्रेशन। सो दिस थिंग नीड्स टू बी सेलिब्रेटेड कि एक लड़की की जो आप एक लाइफ देखेंगे एक लड़की की, उसकी लाइफ लड़की की लाइफ में माइलस्टोन्स होते हैं कि मेंस्ट्रुएशन हो गया, उसके बाद अपने बच्चे को, ये रिप्रोडक्टिव लाइफ बता रही है इन द रिप्रोडक्टिव हेल्थ, अपने बच्चे को जन्म दिया और मीनोपॉज, दीज आर द रिप्रोडक्टिव माइलस्टोन्स इन अ वुमेन्स हेल्थ। तो आप जब एक फर्स्ट माइलस्टोन को हिट कर रहे हो दिस शुड बी अ मैटर ऑफ सेलिब्रेशन कि नाउ यू आर प्रिपेयर्ड फॉर वुमेनहुड जी। तो ये चीज उनमें इंकलकेट करना कि ये चीज आपके साथ होने वाली है, ये साइंटिफिकली इंपॉर्टेंट क्यों है, आपकी बॉडी में क्या चेंजेस आएंगे, और जब चेंजेस आएंगे, क्योंकि जो चेंजेस होते हैं वो मतलब कई बार कुछ बच्चों के लिए बहुत फिजिकली बहुत ट्रॉमेटिक होते हैं क्योंकि आपको पेट दर्द हो रहा है, आपको उल्टियां आ रही हैं, तो ये चीज आपको उनको बताना जरूरी है कि ये ऐसा होगा, और अगर होगा तो आप बीमार नहीं हो, अगर आप और मतलब आपकी फैमिली का सपोर्ट है, आप खुल के आके बात कर सकते हो इस जी। तो ये घर का एनवायरनमेंट बनाना ये बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर मुझे लगता है कि आपका जो स्कूल है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है कि वहां पे मेल टीचर्स और फीमेल टीचर्स सबका सेंसिटाइजेशन इक्वल हो, क्योंकि अगर अभी हम लोग भी स्कूल्स में जाते हैं तो यही होता है कि वो लोग एक अलग से कमरे में आपको बोल देंगे कि आप जाइए और टीचर और इनसे लड़कियों से बात करिए। फिर हम लोग जब फॉलो अप सेशन में जाते हैं तब हम उनको बोलते हैं इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आपके मेल टीचर्स भी यहीं पे रहें, हाँ, क्योंकि वो लोग भी आपके रोज ही कांटेक्ट में आ रहे हैं और नॉट ओनली यहाँ पे उनके घर पे भी मतलब सेम ही माहौल है जी। तो क्यों आप उनको अलग रखें। और ऐसे ही सेम जो आपके जो स्कूल में जो लड़के पढ़ रहे हैं उनको भी उसी एज से सेंसिटाइज करना जरूरी है, क्योंकि उनके घर पे उनकी मम्मी है, उनकी बहन है, उनकी दादी है, आगे चल के वो जब उनकी शादी होगी तो उनकी वाइफ वो अपने सिस्टर्स को कैसे ट्रीट करते हैं, अपनी वाइफ को कैसे ट्रीट करते हैं, करोगे। तो अगर आप इस एज पे सेंसिटाइज नहीं करोगे लड़कों को कि ये एक नॉर्मल प्रोसेस है, और ये बहुत बड़ा इशू है कि स्कूल्स में लिटरली नहीं बताया जाता है। जैसे आपने कहा कि बच्चियों को पता ही नहीं है कि उनके पीरियड शुरू हो गए, पीरियड्स होता क्या है, तो जब उनके साथ हो रहे हैं और उनको नहीं पता है तो लड़कों को तो बिल्कुल ही नहीं पता है। तो फिर और इस चीज से और एक मतलब, क्योंकि क्या होता है अभी पहले जब हम और आप बड़े हो रहे थे तब हमारे पास इंटरनेट नहीं था, बिल्कुल, तो आप और मैं हम लोग मतलब या तो सवाल आप पूछ नहीं पाते थे किसी से, या फिर आपको जो थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन रही। आजकल बच्चों के पास इंटरनेट है जी। तो और इंटरनेट कभी भी राइट सोर्स नहीं है आपका किसी भी क्यूरियोसिटी को खत्म करने का, और स्पेशली जब आप एक कम एज पे हो, आपको सही गलत का डिफरेंस ज्यादा नहीं पता है, तो हमेशा जो राइट मीडियम होता है, जो जरिया होता है, वो हमेशा आपके माता पिता होंगे, आपके या फिर आपके स्कूल में आपके टीचर्स होंगे जी। ये वाली चीज है। तो आजकल क्या है, बच्चों को कुछ भी क्यूरियोसिटी हुई, लड़कों को क्यूरियोसिटी हुई तो वो जाके इंटरनेट पे देखेंगे, और फिर एक बहुत ही गलत दिशा में चला जाता है। इसीलिए आपको दिखता है कि बच्चे जो ये लड़कियों के साथ छेड़छाड़ है और भी जो आगे क्राइम्स हैं वो इसी वजह से होते हैं। बेसिकली इंटरनेट पे पॉजिटिव नेगेटिव दोनों है, और इंसान अट्रैक्ट नेगेटिव की तरफ ही होता है, सबसे नेगेटिव की तरफ होता है, क्योंकि उसको वैसे पेश किया जाता है, क्योंकि आप अपनी नॉर्मल लाइफ में नहीं देख रहे हो ना चीजें। जिस भी चीज का आंसर आपको अपनी नॉर्मल लाइफ में मिल जाएगा, आप रोज बात करोगे, वो चीज आप कभी इंटरनेट पे नहीं देखोगे, बिल्कुल। तो ये वाली चीज, तो ये एवरीथिंग इज लिंक्ड। तो इसीलिए आपको अगर अभी भी मेंस्ट्रुएशन की बात करनी है तो हम कभी इसको मेल्स को अलग रख के बात कर ही नहीं सकते जी, क्योंकि आप उसी एनवायरनमेंट में बड़े हो रही है एक लड़की। तो इस चीज को हम एक जितना नॉर्मल हिस्सा एक लड़की का बना सकें विद द मेल सपोर्ट जी। तो ये लड़कियों के लिए नॉट ओनली एट द मेंस्ट्रुएटिंग एज अच्छा होगा, बट थ्रू आउट एज वेल। मतलब जो आपकी मानसिकता है स्पेशली मेल्स में, उसमें बहुत फर्क पड़ेगा जी, और एक बेटर सोसाइटी फॉर्म होगी, इस तरह बेटर सोसाइटी फॉर्म होगी। जो पैड्स होते हैं, प्लास्टिक पैड्स जो होते हैं, वो डिग्रेड होने में 500 साल लेते हैं, और साथ ही बहुत सारे बैक्टीरिया भी फैलते हैं उससे। तो क्या इसका कोई ऑल्टरनेटिव ऑप्शन है, बेटर सोल्यूशन है कोई इसका? प्लास्टिक पैड्स का यही एक नुकसान नहीं है, दूसरा सबसे जो मैं बोलूंगी इन्वायरमेंट का इक्वल नुकसान है, दूसरा हेल्थ पर्पसेस से जी। आप ये सोचिए कि एक्सेप्ट द प्लास्टिक पैड्स, क्या हम अपनी बॉडी पे कोई भी प्लास्टिक की चीज वो भी इतना इंटीमेटली कॉन्टैक्ट में लाते हैं? कभी भी नहीं लाते।
एंड दिस इज द मोस्ट रॉन्ग थिंग व्हाट वी आर डूइंग। आप किसी भी लड़की से पूछिएगा कि आफ्टर 3 to 4 hours आपको इरिटेशन स्टार्ट हो जाएगा फील होना, क्योंकि प्लास्टिक आपकी बॉडी के कांटेक्ट में आ रहा है और वो भी एकदम इंटीमेट इन कांटेक्ट विद योर बॉडी फ्लूइड्स। तो इरिटेशन होगा, फिर रैशेस होंगे, कई बार इन्फेक्शन। सो दिस इज लॉन्ग टर्म। और वो भी आप सोचिए कि जिन लोगों के पास संसाधन है, जो लोग अफोर्ड कर सकते हैं, आजकल सैनिटरी पैड्स कितने का आएगा, 4 रुपए से स्टार्ट होकर इट कैन गो टू 18, 20, 25। वो आपकी वैरायटी पे डिफरेंट, तो वो आपकी उस पर डिपेंड करता है। तो अब इनिशियली एक सैनिटरी पैड तो इनफ नहीं होता है फर्स्ट 2 days ऑफ फ्लो में जी। तो आप 2 बार चेंज करोगे, 3 बार चेंज करोगे, लेकिन आपके पास रिसोर्सेज भी तो होने चाहिए प्लास्टिक पैड्स को खरीदने के लिए जी। तो आप ये सोचिए कि जो लड़कियां जिनके पास रिसोर्सेज नहीं है, जैसे आपने बताया था बस से जाती हैं 25 एग्जैक्टली वो वहां पे, और वैसे भी अगर मान लीजिए आपके घर के पास भी एक दुकान है जी, तो अगर आपको एक महीने में मान लीजिए ये पैड्स यूज हो रहे हैं, अगर आप 10 से 12 पैड्स भी यूज कर रहे हो और मिनिमम टू मिनिमम 50 रुपए का भी अगर एक पैकेट आ रहा है, तो आपके पास क्या वो पैसे हैं खरीदने के? 50 रुपए मिनिमम है, उसके बाद तो फिर आप बढ़ाते जाइए जी। कि आपके पास अगर वो पैसे नहीं, तो इसका मतलब आप सेम ही पैड यूज कर रहे हो, आप सेम ही पैड को पूरे दिन वो करके रख रहे हो, तो दो चीजें हो रही हैं। एक तो आपको इन्फेक्शंस का खतरा बढ़ रहा है, ऑलरेडी वो हो रहा था, और टाइम ड्यूरेशन और बढ़ा दी तो और ज्यादा खतरा, और फिर उसके बाद आप मेंटल स्ट्रेस में भी रह रहे हो कि क्योंकि आपको पता है कि आपका पैड फुल हो चुका है, तो आपको स्टेन्स लगे या नहीं लगे, दैट इज ऑल्सो वन ऑफ द रीजंस कि आप स्कूल भी मिस कर रहे हो और पूरे टाइम आप इस ट्रॉमा में रहे हो कि आप बाकी की चीजें नहीं कर पा रहे हो। तो ये प्लास्टिक पैड्स के वो नुकसान हो गए कि एनवायरमेंट का नुकसान, हेल्थ का नुकसान और अफोर्डेबिलिटी डेफिनेटली जी, है ना। तो ये वाली सारी चीजें हो गई। तो इसके लिए हम लोगों ने जब स्टार्ट किया अपना मेंस्ट्रुअल हाइजीन मैनेजमेंट प्रोग्राम, हम लोग बहुत क्लियर थे कि हम लोगों को आपको सस्टेनेबल सोल्यूशन प्रोवाइड करना है उस कम्युनिटी के लिए कि सबसे पहले तो आपकी हेल्थ नीड एड्रेस हो, कि भाई आपको जब ये मिल रहा है तो आपको कोई इरिटेशन ना हो, इट शुड बी एज नेचुरल। तो हम लोगों ने रीयूजेबल सैनिटरी पैड्स जो भी हम दे रहे हैं, कपड़े के बने हुए पैड्स जो कि साइंटिफिकली डिजाइन है और लैब टेस्टेड हैं। ओके, इसमें 5 लेयर्स रहेंगी अपनी, तो 5 लेयर्स, मतलब कि ये नहीं है कि सिर्फ आपका एक पीस ऑफ क्लॉथ ही हो गया कि आपने वो दिया, जो जबकि आप कपड़ा भी यूज कर सकते हैं अगर आप उसको अच्छे प्रॉपर्ली वॉश करें तो, लेकिन हमने साइंटिफिकली डिजाइन करा ताकि लीक प्रूफ लेयर रहती है, पॉलीयूरिथेन जिसे हम बोलते हैं, जो कि हम लोग कपड़े वाले डायपर्स में भी अगर आप देखेंगे ना यूज होती है। तो ऊपर की एक सॉफ्ट लेयर रहेगी, 3 एब्जॉर्बेंट लेयर्स अंदर रहेंगी, और फिर एक बाहर की एक पॉलीयूरिथेन लेयर रहेगी जिससे कि लीक प्रूफ हो। तो ये कपड़े का बना हुआ पैड रहता है विच इज एज नेचुरल, जो कि हम जैसे बाकी के कपड़े पहन रहे हैं, जो कि आपके स्किन के कांटेक्ट में आएगा। और जब हम फीडबैक लेते हैं लड़कियों से तो उनकी फर्स्ट फीडबैक ही रहती है कि इट इज वेरी कंफर्टेबल, वेरी सॉफ्ट टू वेयर, इरिटेट नहीं करेगा, कोई इरिटेशन नहीं हो रहा है जी, वो वाली चीज है। तो ये एक तो सबसे पहले हो गया। और ऊपर से फिर ये है कि आप मतलब इन पैड्स की लाइफ रहती है 2 to 3 years। कि आप कैसे, मतलब बेस्ड ऑन कि आप अगर उनको अच्छे से धो रहे हो तो आराम से चल जाते हैं। तो वो जो एक प्रोसेस होता है, जो कि जैसे पैडमैन मूवी आई थी उसमें मैंने देखा था, जो कपड़ा यूज किया जाता था पहले और उससे इन्फेक्शन फैलता था, तो वो कपड़ा हटा के वो पैड बनाते हैं और पैड को यूवी रेस से पास थ्रू होना होता है, तब वो जाके क्लीन होते हैं। तो इस प्रोसेस में अगर हम बार बार उसको धो के और यूज करवाएंगे तो उसमें यूवी रेस वाला प्रोसेस तो गायब हो गया। तो ये देखिए, आप जब वो जो पैडमैन मूवी थी या उन्होंने जो काम किया है जी, जो फेस है इसके पीछे, बहुत ही बढ़िया काम किया। और वो इसलिए स्टार्ट हुआ कि कपड़ा यूज करना प्रॉब्लम नहीं है मेंस्ट्रुएशन के टाइम, ये तो हमारा बरसों से चला आ रहा है। इनफैक्ट जो रीयूजेबल सैनिटरी पैड्स हैं, कुछ लोग हमें ये भी बोलते हैं कि आप ये नई चीज लाएं, तो मैं हमेशा ये बोलती हूँ कि ये कुछ नया नहीं है, हम लोगों ने इसको बस साइंटिफिकली डिजाइन कर दिया, टेस्ट कर दिया है। बट ये वही है कि हमारी पुरानी परंपरा ही है कि हम लोग एक नेचुरल चीज यूज करें। प्रॉब्लम तब आती है जब आप एक पुराना कपड़ा यूज कर रहे हो, आप एक गंदा कपड़ा यूज कर रहे हो, आप उसको अच्छे से धो नहीं रहे हो और आप साफ नहीं कर रहे हो। जो आप यूवी रेज लेकर आ रहे हैं, जो आपका सूरज है उसमें भी यूवी रेज के कंपोनेंट्स ही होते हैं सूरज की किरणों में। तो जब हम लोग जो पैड्स दे रहे हैं रीयूजेबल सैनिटरी पैड्स, या फिर अगर आप कोई दूसरा रीयूजेबल सैनिटरी पैड्स या इवन आप कपड़ा यूज कर रहे हैं, तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि आप उसको गुनगुने पानी में अच्छे से साबुन से धोकर फिर सूरज की रोशनी में उसको आप सुखाइए आराम से। तो वो आपका क्या हो गया, पूरी तरह से डिसइंफेक्ट हो गया वो पैड। तो फिर इसीलिए आप उसको यूज कर सकते हो। अगर आपने नहीं किया तो फिर प्रॉब्लम ऑफ तब इन्फेक्शन होता है, तब इन्फेक्शन होगा। क्या इसके अलावा भी कोई अल्टरनेटिव ऑप्शंस हैं? तो इसके अलावा मतलब ये रियूजेबल सैनिटरी पैड्स हो गए। फिर आते हैं आपके मेंस्ट्रुअल कप्स। मेंस्ट्रुअल कप्स आर मोर सस्टेनेबल, क्योंकि उसमें ये है कि आपका एक कप बहुत टाइम तक चल जाता है, पर मेंस्ट्रुअल कप्स का आपको फिर
जो एडवोकेसी रहेगी, जो जानकारी रहेगी, वो एक बहुत अलग तरीके की रहती है, क्योंकि उसमें है कि आप फॉरेन बॉडी इंसर्ट कर रहे हो अपनी बॉडी के अंदर। तो जब आप जाते हो रूरल एरियाज में, इवन अर्बन एरियाज में भी, जब आप एडवोकेसी करते हैं तो लोगों में बहुत फियर रहता है सबसे पहले इस चीज का कि आप एक फॉरेन बॉडी इंसर्ट कर रहे हैं नहीं। फिर वो दूसरी डायरेक्शन में भी लोगों की सोच चली जाती है कि अगर हम लोग फॉरेन बॉडी इंसर्ट कर रहे हैं बच्चों की शादी से पहले, तो फिर इनकी बाद में शादी में प्रॉब्लम ना आए, कोई इनको गलत नजर से ना देखे, ये वाली सारी चीजें। तो मेंस्ट्रुअल कप्स एक बहुत अच्छा भी ऑल्टरनेटिव है प्लास्टिक पैड्स का, क्योंकि आप कचरा प्रिवेंट कर रहे हो, है ना। पर उसके लिए आपको ये सबसे पहले एडवोकेसी करने की जरूरत है। दूसरा वही आपको साफ पानी की, मतलब क्योंकि आप मेंस्ट्रुअल कप को जो ब्लड कलेक्ट हुआ है वो आप डिस्कार्ड कहाँ पे करोगे, तो आपके पास टॉयलेट्स हैं या नहीं है, साफ पानी, बहता हुआ साफ पानी है या नहीं है, तो ये वाली सारी चीजें देखने के लिए होती हैं। और एक और ऑप्शन जो है, मतलब हम लोग तो समर्पण फर्स्ट ऑर्गेनाइजेशन इन इंडिया है जिसने पीरियड पैंटीज इंट्रोड्यूस करी हैं। तो पीरियड पैंटीज इनफैक्ट जब आप जाओगे, अर्बन इंडिया में भी नहीं पता है लोगों को कि पीरियड पैंटीज, मैं पहली बार सुना कि क्या होती हैं। तो जब भी क्या होता है कि कुछ कुछ एरियाज में, मोस्टली एरियाज में जब हम लोग गए हैं तो कई बार ये फीडबैक मिलते हैं, अगर बहुत ही मानसिकता में कमी है लोगों की कि बहुत शर्म आ रही है अगर आपको, क्योंकि आप पैड्स भी अगर आप धो रहे हो तो आप बाहर सुखा रहे हो, तो अगर आपको वो स्पेस प्रोवाइड नहीं हो पा रहा है कि अगर आपको लग रहा है कि हम बाकी लोगों के साथ अपने कपड़े नहीं सुखा सकते बाहर, या आपके लिए कुछ एक्सक्लूसिव स्पेस नहीं है, और आप अगर बहुत समस्या है, तो पीरियड पैंटीज में जो पैड है आपका कपड़े का, वो आपकी पैंटी के साथ ही स्टिच्ड होता है। तो आपको अलग से पैंटी पहनने की जरूरत नहीं है। क्योंकि ये भी आप जान के आपको हैरानी होगी पुष्कर की कई बार हम लोग जब जाते हैं, अगर बहुत ही ज्यादा पुअर एरियाज में जाओगे, इकोनॉमिकली पुअर एरियाज जब मैं बोलूंगी, तब वहां पे लोगों के पास अंडरगारमेंट्स ही नहीं होते, तो आप उनको पैड्स देके क्या करोगे? जब आपके पास, जब बच्चियां या औरतें जो हैं अंडरगारमेंट्स ही नहीं पहन रही हैं, तो फिर आप पैड्स का तो कोई फायदा ही नहीं है। तो उन एरियाज में कई बार आपको पैंटीज भी देनी पड़ती हैं जी। वो एक दूसरी चीज हो गई। तो पीरियड पैंटीज की दो चीजें हो जाती हैं कि एक तो अगर आपके घर में बहुत ज्यादा लोग हैं और आपको हिचकिचाहट हो रही है तो पैड्स को सुखाने की, तो वो एक नॉर्मल पैंटी के जैसे दिखेगी। और दूसरा ये कि जिन लोगों के पास पैंटीज अफोर्ड करने के लिए भी पैसे नहीं है जी, तो आप मतलब पैंटीज और पैड्स साथ में ही दे देते हैं। समर्पण का जो मेन क्राइटेरिया है, जो मेन काम है, वो एजुकेशन पर है, हेल्थ पर है और फिर एनवायरनमेंट पर है। तो कोई ऐसी इम्पैक्टफुल स्टोरी एक बच्चे के जरिए अगर आप बताना चाहें कि किसी बच्चे की इन तीनों सेक्टर्स में कोई लाइफ चेंजिंग स्टोरी हो। हमारे पास ऐसे तो बहुत सारी पुष्कर स्टोरीज आती हैं, स्पेशली अगर आप, क्योंकि जब आप रूरल एरियाज में जाते हो तो जी मोस्टली जो बच्चे रहते हैं वहाँ पे उनके जो माता पिता हैं या तो वो खेती करेंगे दूसरों के खेत पे जी, या फिर दिहाड़ी मजदूरी वही रहता है उनका। पत्थर तोड़ेंगे, अगर आप राजस्थान में जाएंगे तो खानों में जाके पत्थर तोड़ रहे हैं, यही उनका बैकग्राउंड रहता है। तो मैं आपको बहुत ही सबसे छोटे एग्जाम्पल के साथ स्टार्ट करूंगी, फिर बड़ा तो अगर हम करते जाएं तो वो और बड़ा होता जाएगा। हम लोगों ने जब सबसे पहले अपने प्रोग्राम की शुरुआत करी थी, इनिशियली जब हम लोगों ने हेल्थ कैंप करे थे और जब हमने ये स्वेटर्स और ये जूते वगैरह बांटना स्टार्ट किया था, तो आप ये बिलीव नहीं करोगे, जब हम स्वेटर्स लेके गए थे बच्चों के लिए राजस्थान में बहुत इंटीरियर्स में, तो उनको पता नहीं था कि स्वेटर्स भी कुछ होते हैं। मतलब वो फर्स्ट स्वेटर था उनके लिए, फर्स्ट एंड द लास्ट स्वेटर जो कि उनको मिलेगा उस टाइम पे। और ये कौन से ईयर की बात है? ये आज से लगभग आप 6-7 साल पहले मान लीजिए कि ये मतलब उस तबके के बच्चे रहते हैं कि जब उन्होंने स्वेटर्स देखे ही नहीं हैं, बच्चों ने बैग्स नहीं देखे हैं आजकल, क्योंकि वो तो पॉलिथीन्स में ही लेकर आते हैं अपना सामान, अगर उनके पास सामान होता भी है तो। क्योंकि सरकार आपको बुक्स प्रोवाइड कर रही है, आपको वर्क बुक्स प्रोवाइड कर रही है, लेकिन आपको जो स्टेशनरी हो गई, पेंसिल हो गई, नोटबुक्स हो गई, बैग, ये तो पेरेंट्स को ही प्रोवाइड करना है जी। तो उनके पास इतने संसाधन ही नहीं होते हैं। तो जब आप उनको ये लेके जाएंगे एक नॉर्मल सिंपल स्कूल बैग, उनके लिए ये भी मतलब एक इतनी बड़ी चीज होती है। बिल्कुल। तो अगर आप उसके बाद तो फिर आप मतलब हमारे वो हम बाकी के जो प्रोग्राम्स हैं कि आप अगर इनको पानी मिल रहा है यहाँ पे पीने के लिए और आपकी यहाँ पे लाइट आ रही है बिकॉज क्योंकि हम लोग सोलर इलेक्ट्रीफाई कर रहे हैं, वो तो एक अलग ही लेवल की चीज हो जाती है जी। लेकिन मुझे लगता है कि मैंने अपने फील्ड एक्सपीरियंस में ये सीखा है कि आपके जितने बेसिक सॉल्यूशंस है ना जी, जो लोगों की लाइफ को चेंज कर पाते हैं, उससे लोगों की लाइफ तो चेंज होती है और उससे आपको मतलब बहुत ही जल्दी आपको इफेक्ट दिखता है कि आप कितनी जल्दी मतलब किसी की लाइफ को चेंज कर पाते हो। क्योंकि हमने ये साफ देखा है कि जब हम लोग जाते हैं और बच्चों को एक बैग और 1 साल की स्टेशनरी प्रोवाइड करते हैं ना, नेक्स्ट डे से वहां पे स्कूल की अटेंडेंस इंक्रीज हो जाती है। अच्छा। क्योंकि
बच्चों को तो पहले क्योंकि सीरियसनेस नहीं रहे उनको, अभी आपका क्यों कोई बच्चा स्कूल में नहीं आ रहा है, क्योंकि उन लोगों को लगता है कि थोड़ा सा बड़ा बच्चा हुआ, लड़का बड़ा हुआ काम पे लगा, तो आप उनको काम पे लगा देंगे ना, 2 हाथ एक्स्ट्रा आ गए आपके घर की अर्निंग बढ़ाने के लिए। बेटी बड़ी हुई तो ये होगा कि भाई चलो ठीक है, अपने छोटे भाई बहन का ख्याल रख लेगी, घर संभाल लेगी। लेकिन जब उनको ये दिखता है कि अच्छा स्कूल में ये चीजें मिल रही हैं, तो ये उनके लिए इंसेंटिव है कि हाँ बच्चों को स्कूल जाना चाहिए। फिर हम भी जब जाते हैं अपने किसी भी चीज में, अपने किसी भी प्रोग्राम में जब हम ये डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, स्टेशनरी हो गया, सैनिटरी पैड्स हो गया, तब हम उनको ये चीज बताते हैं कि आपको स्कूल आना क्यों जरूरी है। जी। ये नहीं कि सिर्फ आप ये चीजें कलेक्ट कर रहे हैं कि मतलब हम आपको इसलिए दे रहे हैं ताकि आपकी शिक्षा का स्तर बढ़ सके और आप एक रिस्पॉन्सिबल सिटीजन बन सकें। तो ये वाली चीजें जब आप माता पिता से खुल के बात करते हो कि क्या आपको वही जीवन देना है अपने बच्चों को जो आप जी रहे हो, या फिर कुछ और देना है, और शिक्षा क्यों, शिक्षा एक जरिया है, शिक्षा ही और खेलकूद भी, क्योंकि अगर बच्चा खेलकूद भी सीख रहा है तो भी स्कूल के माध्यम से ही सीखेगा। बिल्कुल। तो वो अगर आप अपने बच्चों को प्रोवाइड कर रहे हो तो कैसे उनका जीवन बदल सकता है और उनको इस पे कोई खर्चा करने की जरूरत नहीं। तो फिर ये जब आप उनको मिलके समझाते हो, आई थिंक तो जो हम लोगों ने देखा है अभी तक, मेरे लिए ये सबसे ज्यादा लाइफ चेंजिंग रहा है। बिल्कुल, ये सुन के इतना लग रहा है कि जिस बच्चे ने कभी कुछ देखा नहीं और उसके लिए एक स्कूल बैग, एक स्वेटर इतनी बड़ी चीज है। अकॉर्डिंग टू अवर वोट 40% ऑफ डायरिया केसेस जो होते हैं वो स्कूल से निकलते हैं, स्कूल के बच्चों को होते हैं। जबकि हम लोग पॉलिसीज देखते हैं सरकार की होती हैं कि हर घर नल का जल और साफ जल वाली पॉलिसीज आती हैं, इम्प्लीमेंट भी होती हैं, फिर भी कहाँ पे एक जो डिफरेंस है वो रह जा रहा है। देखिए जो डायरिया केसेस हैं बहुत सारी वजह से, सिर्फ पानी एक वजह है। पानी में भी ये है कि आपका बरसात में कैसा पानी पी रहे हैं बच्चे, सप्लाई तो आ रही है नल से लेकिन क्या फिल्टर हो रहा है पानी, बरसात में वो है। फिर आप ग्रामीण इलाकों में जाओगे जहाँ पे कि आप बोरवेल से पानी निकाल रहे हो, वहां पे तो आपको फ्लोराइड कंटेंट ज्यादा हो जाएगा, तो डायरिया तो नहीं लेकिन फ्लोरोसिस होगा, तो क्या वो फिल्टर हो रहा है या नहीं। डायरिया के और भी केसेस, मुझे लगता है कि पानी तो है ही एक सबसे बड़ी समस्या, कि हम लोग ग्रामीण इलाकों में कितना लोगों में जागृति फैला पाए कि आप लोग बेसिक जो चीजें हैं, मतलब कैसे आप फिल्टर कर सकते हो पानी को, या तो आप उबाल के कर रहे हो गर्मी में। आजकल तो बहुत से लो कॉस्ट सॉल्यूशंस भी आ गए हैं कि आपको मतलब है ना, ये हाई कॉस्ट जो हम लोग वाटर फिल्टर यूज करते हैं उसकी जरूरत भी नहीं है, बहुत ही लो कॉस्ट आ गए हैं, आपके नल में भी फिट हो जाता है। तो ग्रामीण इलाकों में वो जागृति फैलाने जो बड़ी बड़ी इम्प्योरिटीज हैं वो वहीं पे फिल्टर हो जाती हैं। आजकल तो इनफैक्ट बैक्टीरिया वगैरह के लिए भी आजकल मतलब बहुत लो कॉस्ट सॉल्यूशंस हैं कि आप अपने घर में भी एक फिल्टर रख लीजिए छोटा, या फिर नल में लगा लीजिए, तो वो वाली चीजें हैं। पर पानी ही नहीं, उससे भी ज्यादा इम्पोर्टेंट है कि आप वही वो टॉयलेट्स पे बात आ जाती है कि क्या आपके टॉयलेट्स फंक्शनल हैं स्कूल्स में, क्या एक नल है आपके पास जिसमें पानी आ रहा है हाथ धोने के लिए, क्या साबुन मौजूद है वहां पे हाथ धोने के लिए टॉयलेट के बाद, क्या बच्चा सही तरीके से हाथ धो रहा है। तो ये सारी सीरीज ऑफ चीजें हैं कि आपको क्यों मतलब डायरिया केसेस, और बच्चों में क्योंकि इम्यूनिटी कम होती है तो इसलिए उनको जल्दी पकड़ में आते हैं, क्योंकि ये सारी चीजें मोस्टली एब्सेंट होती हैं अगर आप बहुत मतलब उन एरियाज में जाओगे जहाँ पे संसाधनों की कमी है। तो ये वाली चीज है। तो इसी से रिलेटेड हमारा एक प्रोग्राम है समर्पण का, जहाँ पे कि हम लोग जो ये बहुत ही अंदरूनी इलाके हैं जहाँ पे मोस्टली फ्लोराइड का पानी आता है क्योंकि बोरवेल से पानी आ रहा है जी, तो वहां पे हम लोग वाटर प्यूरिफायर्स लगाते हैं, पानी का टीडीएस चेक करके कि कितना टीडीएस है, कितने बच्चे पढ़ रहे हैं उसमें, और फिर हम लोग वहां पे वाटर प्यूरिफायर लगाएंगे। और उससे आप ये देखिए पुष्कर की नॉट ओनली बच्चे बट टीचर्स को भी फायदा होता है, क्योंकि टीचर्स भी तो इंटीरियर में जा रहे हैं ना, वो अपने साथ एक पानी की बोतल कैरी करके लेके जा रहे हैं, और उनके लिए मतलब एक वो हो जाता है कि अच्छा हमारे स्कूल में पानी अवेलेबल है, तो बहुत सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जा रही हैं उससे जी। और कई स्कूल्स में तो हम लोग ये भी करते हैं कि आफ्टर द स्कूल आवर्स हम लोग उस वाटर प्यूरिफायर को इस तरह से इंस्टॉल करते हैं कि अगर छोटा गांव है तो गांव वाले भी उस वाटर प्यूरिफायर से पानी लेके जा सकें। तो कई बार बहुत सारे बच्चे जो हैं, मुझे इस बात की भी खुशी होती है कि कई बार क्योंकि उनके घर में पानी नहीं है तो वो स्कूल से साफ पानी भर के लेके जाते हैं अपने घर के लिए, क्योंकि पानी में आप मतलब सोचिए 10 टाइम्स मोर अगर टीडीएस है, अगर WHO आपको बोल रहा है 100 है 150 है, इसमें आप मतलब ये परमिसिबल लिमिट रहती है पानी पीने की, लेकिन अगर आप बहुत अंदरूनी इलाकों में जाएंगे तो कई बार 2000 तक टीडीएस चला जाता है। 2000 1700 1800 ये इस टीडीएस के भी हमने देखे हैं जहाँ पे पानी रहता है। तो आप ये सोचिए कि 10 टाइम्स हो गया, तो बॉडी कितना तो ही उसको मतलब कितना आप अपने बॉडी आपका वो करेगी, तो इसलिए बच्चे वहां से लेके जाते हैं। आपके हिसाब से स्कूल्स में बच्चों के लिए बेसिकली हम पूरी सोसाइटी की अभी बात नहीं करते हैं, केवल अगर बच्चों की बात करें तो ऐसा कौन सा इजी और इम्पैक्टफुल वे है जिससे
इस चीज को प्रिवेंट किया जा सकता है, डायरिया को? बच्चों को ये पहले आप, मुझे लग रहा है एजुकेशन की जो बहुत ज्यादा जरूरत है ना, हम लोग इसको बोलते हैं वाटर सैनिटेशन एंड हाइजीन। इसकी जो एजुकेशन देने की जरूरत है वो बहुत जरूरी है। जब आप यंग स्टेज से ही देना शुरू करते हो ना, जब बच्चों को समझ में आ रहा है कि क्यों ये चीज इंपॉर्टेंट है ना, वो वाली चीज इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले आपको बच्चों को बताना है कि पानी का साफ स्रोत कौन सा है, पानी का साफ स्रोत कौन सा नहीं है, और आपको पानी गंदा क्यों नहीं करना है, क्यों आपको नदी में कचरा नहीं फेंकना है, क्यों आपको नालों में कचरा नहीं फेंकना है, क्योंकि यही नदी नाले आपकी उसी का ही पानी आपके नलों में वही फिल्टर होके वही आपके नलों में आ रहा है। तो ये दोनों चीजों का काम करता है बच्चों के, कि आप एक तरफ उनको बता रहे हो कि आपको शुद्ध पानी पीना है, और शुद्ध पानी आ कहाँ से रहा है, जब तक आप शुद्ध नहीं रखोगे तो वो आएगा कहाँ से, है ना। तो आप इस तरह से बच्चों को एनवायरमेंटल एजुकेशन भी दे रहे हो। दूसरा, आप उनको ये बता रहे हो कि हाथ कैसे धोने हैं, क्यों धोने हैं, कब कब धोने हैं, खाना खाने से पहले धोने हैं, खाना खाने के बाद धोने हैं, टॉयलेट जाने के बाद धोने हैं। तो ये जब चीजें जब आप उनकी हैबिट में डाल दोगे तो किसी भी चीज की आप बहुत ड्रास्टिकली कम कर सकते हो। आप भले उनको सॉल्यूशंस प्रोवाइड लेटर स्टेज में करो, लेकिन सबसे फर्स्ट स्टेज होती है इन्फॉर्मेशन, राइट इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करना। जब तक उन्हें पता ही नहीं होगा तो वो इम्प्लीमेंट कैसे करेंगे? एग्जैक्टली। एक चीज है जो आम आदमी को नहीं पता होती है, उसको तो जो दिखता है वो उसको सच मान लेता है। आपने बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशंस में काम किया है जहाँ पे पॉलिसी बनाई जा रही है, जहाँ से पॉलिसी इम्प्लीमेंट की जा रही है, तो एक पॉलिसी को बनने से लेकर इम्प्लीमेंट होने तक बीच में कितने डिफरेंसेस आ जाते हैं, वो थोड़ा सा बताइए। आई थिंक अगर हम लोग मोस्टली तो आजकल ये है कि जो भी आपकी सरकार पॉलिसीज बना रही है आपके लिए, वो हमेशा बेस्ट रहती हैं। और इंडिया में तो गवर्नमेंट का आई थिंक वन ऑफ द बेस्ट थिंग्स इज कि हम लोग बाहर के एड पे डिपेंड नहीं करते। मतलब जो हमारा जो भी डेवलपमेंट प्रोग्राम्स का जो मैक्सिमम बजट है, ऑलमोस्ट 100%, ओनली अ फ्रैक्शन ऑफ इट जो है वो सपोर्ट है बाहर से, बट मोस्टली 95% प्लस इज इन हाउस ही है। इन हाउस मतलब हम लोग, एंड विच इज अ गुड थिंग कि हम लोग हमारा वो परसेप्शन चेंज है कि हम लोग डेवलपिंग कंट्री में बाहर का एड एक्सेप्ट करने हैं, वो वाली चीज नहीं है। पर मैंने ये देखा है कि जब भी कोई भी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन बना रही है अपने प्रोग्राम्स किसी भी कंट्री के लिए, तो वो लोग लोकल सॉल्यूशंस नहीं बनाते हैं। कि अगर आपने मान लीजिए उन लोगों के लिए अफ्रीका हो गया, एशिया हो गया, अगर उन्होंने अफ्रीका के लिए एक प्रोग्राम बना दिया तो वो लोग सोचेंगे कि एशिया में भी वही काम कर जाएगा, और एशिया के भी 4 देशों में एक चीज काम कर जाएगी। तो मतलब लोकल सॉल्यूशंस फॉर लोकल प्रॉब्लम्स नहीं है, वो ग्लोबल सॉल्यूशंस बना रहे हैं लोकल प्रॉब्लम्स के लिए जहां पे प्रॉब्लम आती है। जबकि हमारा देश तो इतना डाइवर्स, आप सोचिए 40 किलोमीटर पे तो भाषा ही बदल जाती है। तो हमारे देश में तो मुझे लगता है कि एवरी सिटी एंड इवन इन एवरी सिटी अ डिफरेंट सेटअप नीड्स सम कस्टम टेलर्ड सॉल्यूशंस। तो वो एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है कि अगर आप पहली बात तो आप किस कंट्री को टारगेट कर रहे हो, किस कंट्री में आप किस रीजन को टारगेट कर रहे हो, और अगर आप उसके अकॉर्डिंग अपनी प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन और सॉल्यूशन का अप्रोच चेंज नहीं करवा रहे हो, तो वहीं से आपका फेलियर की शुरुआत वहीं हो जाती है। तो आप कितना भी हैवी टेक इंट्रोड्यूस कर दीजिए, कितनी भी फंडिंग दे दीजिए, कितने भी स्किल्ड मैन पावर आप ले आइए, इट विल नॉट वर्क। तो जब भी आपको ये कोई भी पॉलिसी बनानी है तो वही है कि आपको वहां के लोगों के साथ मिलकर काम करना है, क्योंकि लोकल लोगों ने वो प्रॉब्लम देखी है। जो फेस कर रहे हैं वही उस चीज के सोल्यूशन फेस कर रहे हैं, जो चीज जो इम्प्लीमेंट भी करेंगे। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपको हेल्थ का एग्जाम्पल दूं, अगर आपको मान लीजिए किसी भी एरिया में जो आपकी बच्चों की और जो हेल्थ को अगर ऊपर करना है, मान लीजिए अगर आप आशाज और ANMs और आंगनवाड़ी जो हमारी जो 3 फ्रंट लाइन हेल्थ वर्कर्स जिनको हम बोलते हैं, अगर इनका सहारा लेना है, तो अगर आपको जो सोल्यूशंस डिफाइन करने हैं वो इनके साथ मिलकर करना है। बिल्कुल। कि आपको प्रॉब्लम्स क्या आती हैं फील्ड में, आप जा रहे हो फील्ड में, क्या इश्यूज हैं, वहां की जो महिलाएं हैं जो जिस भी एरिया में रह रही हैं, आप उनका सर्वे करना है कि उनकी डाइट कैसी है, उनका सोशो इकोनॉमिक स्ट्रेटा कैसा है, उनका कल्चरल एनवायरनमेंट कैसा है जी। तो जब तक ये वाली चीजें अगर आप नहीं करोगे तो आप कितने भी फैंसी टैबलेट्स दे दो, कितना भी पैसा दे दो, वो चीज वहीं की वहीं फेल हो जाएगी। तो ये प्रॉब्लम है ग्लोबल पॉलिसी की कुछ ऑर्गेनाइजेशन की, जब आप कर रहे हो तो आप सिर्फ एक प्रोग्राम वन साइज फिट्स ऑल अप्रोच कर देते हो, और जब तक वो ग्राउंड तक आती हैं चीजें तो फिर वो आप पायलट स्टेज के आगे बढ़ ही नहीं पाती। बहुत सारे लोग हैं देश में ही नहीं दुनिया में कह लेते हैं, जिनको ये क्यूरियोसिटी रहती है कि एक NGO जो है वो काम कैसे करता है। मैं ये बोलूंगी सबसे पहले तो पुष्कर कि
हम लोग जब एक एनजीओ बोलते हैं, ये कोई एक अलग एंटिटी नहीं है, मतलब नॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन से ये वही काम कर रही है। मतलब जो भी आपका जैसे सरकार काम कर रही है, हम उन्हीं के साथ काम करेंगे ताकि सरकार के जो भी प्रोग्राम्स हैं हम लोग उनको कॉम्प्लीमेंट कर सकें। बिकॉज सरकार तो ऑलरेडी एक अच्छा काम करे, बहुत सारे प्रोग्राम्स सरकार के चल रहे हैं, लेकिन अगर हम उनको कम्युनिटी के साथ कनेक्ट कर पाए तो वो हर एनजीओ का वही काम रहता है कि सरकार अगर 10 कर रही है तो हम उसको तो उसमें 0.1 0.2 कैसे ऐड कर पाए उस चीज के लिए। अब आप जैसे पूछ रहे हैं कि प्रॉब्लम्स कैसे आइडेंटिफाई करते हैं, तो प्रॉब्लम्स तो अगर आपको मतलब इसके लिए एक मेथोडोलॉजी की जरूरत ही नहीं है। अगर आप अपने आसपास ही देखेंगे, किसी की भी लाइफ में अगर आप देखेंगे, मान लीजिए कि अगर आप जा रहे हैं, अगर हॉस्पिटल आपको जा रहे हैं और अगर आपको दिख रहा है कि वहां पे आपके पास अच्छी स्वास्थ्य सुविधाएं नहीं है, अगर कोई स्कूल्स हैं, आपका बच्चा पढ़ने जा रहा है, या फिर अगर आपके घर में जो भी हाउस हेल्प आ रही हैं, अगर उनके बच्चे को अच्छी एजुकेशन प्रोवाइड नहीं हो रही है तो वो एक प्रॉब्लम है। तो आप बस मतलब अपने ही आसपास देखिए, तो जो भी आपको प्रॉब्लम्स दिखेंगी उन्हीं प्रॉब्लम्स पे एक एनजीओ भी काम करता है। बस ये डिफरेंस होता है कि आप लोग उसको उस प्रॉब्लम तक देखेंगे, बट एनजीओ जो है उसको एक स्ट्रक्चर्ड वे में देखेगा कि हाँ ये प्रॉब्लम है, इसके कारण क्या क्या हैं और इसका हम निदान किस किस तरीके से कर सकते हैं। तो जो भी अगर आपने चीज सोची, मान लीजिए अगर आपको जो भी प्रॉब्लम दिखी कि हेल्थ से रिलेटेड या एजुकेशन से रिलेटेड, मान लीजिए जैसे एजुकेशन और हेल्थ हैं जो कि हमारी ऑर्गेनाइजेशन का मेन फोकस है, हेल्थ एजुकेशन और फिर उसके बाद एनवायरमेंट। तो आप पहले ये देखेंगे कि कौन सा एज ग्रुप जो है उस पे वो इफेक्ट हो रहा है, क्या वो बच्चों के लिए है, फिर बच्चों में भी जेंडर क्या है, क्या लड़कियों के लिए है, क्या लड़कों के लिए प्रॉब्लम्स ज्यादा हैं, या फिर हायर एज ग्रुप में है। तो फिर उस अकॉर्डिंग आप अपना प्रॉब्लम डिसाइड करके फिर उस अकॉर्डिंग एक कड़ी बनती है। उसके बाद फिर आप वो देखते हैं कि कौन से आर्थिक तबके से आ रहे हैं, तो उस क्योंकि आर्थिक स्थिति से बहुत हद तक ये पता चलता है कि उनके पास किस टाइप के संसाधन हैं, क्या फैसिलिटीज उनके पास अवेलेबल हैं। तो वो एक दूसरी चीज हो गई। फिर एनवायरनमेंट कैसा है उनका, मतलब सोशल सिक्योरिटी, किस एनवायरनमेंट में है वो लोग, अर्बन एरिया में है, रूरल एरिया में है, अगर यहाँ शहरों में भी हैं तो क्या वो स्लम्स में रह रहे हैं। वो एक चीज हो गई आपकी, जिससे आपकी प्रॉब्लम के कारण भी समझ में आएंगे और उसी से आपका सोल्यूशन समझ में आएगा कि क्या ये वाली क्या चीजें हैं। थर्ड ये हो गया कि अगर आप सरकार के साथ काम कर रहे हैं, तो जैसे मैंने बताया कि सरकार के कोई ऑलरेडी प्रोग्राम्स चल रहे हैं तो, और मुझे हमेशा हमारे एक्सपीरियंस में ये रहा है कि अगर आप सरकार के साथ मिलके काम करेंगे, किसी भी सरकारी प्रोग्राम को साथ अगर आप कॉम्प्लीमेंट करेंगे, तो ना ही सरकारी प्रोग्राम को हेल्प होगी, बट आपका खुद का प्रोग्राम भी बेहतर होगा क्योंकि आपको एक सरकारी तंत्र की पूरी सुविधा मिल रही है उस चीज के लिए। एक बैक सपोर्ट भी हो गया और सरकार को भी अच्छा लगेगा कि आप उनके साथ मिलके काम कर रहे हैं। क्योंकि कभी कहीं ना कहीं मतलब कितना भी अच्छा आपका सरकार का प्रोग्राम हो, हर किसी को, भले ही वो सरकार हो, यूएन, कोई भी बड़ी भी ऑर्गेनाइजेशन हो, उनको हमेशा एक सपोर्ट की जरूरत रहती है कि आपका लोकली आपको कुछ और सपोर्ट मतलब कनेक्ट मिल जाए कम्युनिटी से। तो वो एक ये आपके सॉल्यूशन की वो रहती है। फिर जैसे मतलब प्रक्रिया इसी प्रकार रहेगी कि आप उस अकॉर्डिंग आपके सॉल्यूशंस डिफाइन करोगे। फिर सॉल्यूशंस में ये कि अगर आपको सिर्फ जागृति करनी है, लोगों में एडवोकेसी करनी है, किसी चीज के बारे में नॉलेज फैलानी है, तो वो एक स्टेप हो गया। दो कि हमारे एक्सपीरियंस में हमेशा ऐसा रहा है कि अगर आप हेल्थ और एजुकेशन सबके लिए काम करो, जब तक आप लोगों को जानकारी ही नहीं दोगे कि उनके लिए क्यों अच्छा है, बिल्कुल लोगों के लिए भी, और अगर आप मान लीजिए सरकार के पास भी जा रहे हो, अगर आप उनको ये बताएंगे कि अभी आपका प्रोग्राम ये कर रहा है, लेकिन हम उसमें बढ़ोतरी करने के लिए भले ही आप टेक लेकर आ रहे हो, भले ही कोई और सोल्यूशन लेकर आ रहे हो, तो आप उसको कैसे और बढ़ा सकते हो। तो ये फर्स्ट स्टेज हो गया एडवोकेसी का, कि आप लोगों को पहले जानकारी प्रोवाइड कर रहे हो कि दिस इज व्हाट वी आर डूइंग। फिर उसके बाद आप अपना रियल सोल्यूशन लेकर आते हो कि मान लीजिए अगर आप एजुकेशन में अगर आप लर्निंग आउटकम्स इंक्रीज कर रहे हो, या फिर आप इंफ्रास्ट्रक्चर पे काम कर रहे हो, तो आप उसको कैसे बढ़ा रहे हो। ऐसे ही हेल्थ में अगर मान लीजिए आप किसी भी डिजीज की डायग्नोसिस कर रहे हो, या फिर लोगों को आप ट्रीटमेंट प्रोवाइड कर रहे हो, तो फिर ये उसका सोल्यूशन आ गया कि ये और फिर ये जो चीज है वो सपोर्ट होती है आपके एक बहुत ही क्रूशियल चीज फंडिंग मैकेनिज्म से, क्योंकि आपके पास राइट इंटेंट है, आपने प्रॉब्लम भी आइडेंटिफाई कर लिया, आपने सोल्यूशन भी आइडेंटिफाई कर लिया, बट इवन टू सपोर्ट ऑल ऑफ दिस एट दिस स्टेज भी आपको फंडिंग की आवश्यकता रहती है। तो वो फिर एनजीओ का ये भी काम रहता है। जैसे अगर आप वहां ये भी डिफरेंस आता है कि अगर आप इंडिविजुअल लेवल पे मान लीजिए किसी का सपोर्ट करो तो आप पर्सनली भी कर सकते हो, बट जब आप एक ऑर्गेनाइजेशन चलाते हैं तो आपका पूरा एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप हो गया ऑफिस के जैसे। तो ये भी बहुत सारे लोगों में ये धारणा रहती है, हमेशा फंडिंग में हमेशा प्रॉब्लम्स आती हैं हर एनजीओ को, कि जो आपका एडमिनिस्ट्रेटिव सपोर्ट है दैट इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ एनजीओ एक्सपेंसेस, है ना। तो वो आपको एक एनजीओ एक स्ट्रक्चर्ड ऑफिस के जैसे चलाना रहता है। अदरवाइज अगर आप स्ट्रक्चर्ड नहीं चलाओगे तो आप डिलीवर नहीं कर पाओगे।
अगर कोई भी चीज, अगर आप अपनी राइट मैन पावर नहीं रखोगे, राइट कैलिबर ऑफ लोग नहीं रखोगे अपनी संस्था में, क्योंकि आइडियली दिस इज अ काइंड ऑफ अ वर्क विच यू आर डिलीवरिंग फॉर द कम्युनिटी, और जब भी आप कोई चीज स्ट्रक्चर्ड वे में अगर आप डिलीवर करोगे तो आपको उसको हर चीज को व्यवस्थित करके उसके प्रॉपर फाइनेंसेस, प्रॉपर मैन पावर, प्रॉपर ऑपरेशंस, बजट, ये सब करनी रहती है। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट रहता है एनजीओ का कि आप कहाँ से फंडिंग ला रहे हो एंड हाउ आर यू डिसबर्सिंग इट। जैसे आपने फंडिंग की बात करी, फंडिंग सुन के सबके कान खड़े हो जाते हैं। एक मिथ कह लीजिए या एक बात कह लीजिए जो आम लोगों में बहुत पॉपुलर है कि एनजीओस के पास पैसा तो बहुत आता है, मतलब नदियां बह रही होती हैं पैसे की। ये मैं बोलूंगी ये गलत धारणा है कि एनजीओस के पास बहुत पैसा आता है। पहली बात तो मैं एक हमारे देश में एक बहुत अच्छी चीज है जो सरकार ने करी है कि हमारे देश में जो कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, जैसे हम सीएसआर बोलते हैं, वो एक लॉ है जो कि आपको बाकी के देशों में नहीं मिलेगा। वहां पे वॉलंटरी है, मतलब किसी कंपनी को करना है या नहीं करना है ये उनके ऊपर है। लेकिन हमारे देश में एक बहुत अच्छी चीज है, मुझे लगता है मतलब ये लॉ तो अभी बना है, बट आप अगर हमारी संस्कृति भी देखेंगे तो दान धर्म की संस्कृति हमेशा से हमारे देश में रही है। मतलब आप कोई भी धर्म देख लीजिए, कोई भी जाति, कोई भी आप रीजन देख लीजिए, हमेशा से ये रहा है। अब उसको सरकार ने उसके ऊपर एक और लेयर ऐड कर दी कि आप इसको ये भी कर लीजिए, लॉ भी कर लीजिए। तो उसकी वजह से ये हो गया कि ये चीज एक स्ट्रक्चर्ड हो गई है। बट अगर अभी भी आप ये देखेंगे कि जो एनजीओ सेटिंग है ना, वही मैंने आपको बोला कि लोगों की धारणा हमेशा ये रहती है कि आपको जितने एक्सपेंसेस आपको मिले हैं वो 100% आपके बेनिफिशियरी को जाएंगे। बट अगर मान लीजिए आपके पास जितना भी अमाउंट आता है, आपको ए जगह से लेकर और बी जगह तक किसी भी, मान लीजिए एक स्कूल बच्चे को बैग भी पहुंचाना है, तो आपको रिसोर्सेज चाहिए उस बैग को फैक्ट्री से लेके उस बच्चे को पहुंचाने के लिए। वहां पे आपके एडमिन एक्सपेंसेस आते हैं, बीच में 2-3 कि आपने ट्रांसपोर्ट लिया, आपने एक मैन पावर एम्प्लॉय किया, वो तो एक मैन पावर है। फिर इसी पूरे स्ट्रक्चर को मेंटेन करने के लिए आपका एक ऑफिस सेटअप होगा। तो यही जो चीज है ना, ये लोगों को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर आपको एनजीओ को, मान लीजिए बिजनेस में तो आपको रिटर्न मिल रहा है इन्वेस्टमेंट में, जब भी आप एनजीओ में काम कर रहे हैं वहां पे आपको रिटर्न इन टर्म्स ऑफ मॉनेटरी इंपैक्ट नहीं मिल रहा है, आपको इम्पैक्ट मिल रहा है लोगों की लाइफ से। बट जो स्ट्रक्चर रहेगा वो ऑफिस का, एक बिजनेस सेटअप और एक एनजीओ का ऑलमोस्ट सिमिलर इसलिए रहेगा क्योंकि आपको अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए भी यू नीड द राइट फंक्शंस इन प्लेस, प्रोसेसेस और फंक्शंस। और इसी तरीके से अगर आपको अपने एनजीओ को भी अगर राइट इम्पैक्ट लाना है लोगों की लाइफ में, कोई भी वो हो आपका, मान लीजिए एडवोकेसी हो, प्रोग्राम डिलीवरी हो, और मान लीजिए किसी भी क्षेत्र में काम कर रहे हो, तो उसमें भी आपको सेम प्रोसेसेस और सेम लोग चाहिए। तो वो एक्सपेंसेस जो हैं, ये हमेशा लोगों को लगता है कि हम लोग इतना पैसा दे रहे हैं तो वो एनजीओ को 100% प्रॉफिट हो रहा है। तो ये एक गलत धारणा है। तो ये लोगों को समझना बहुत जरूरी है कि एनजीओ को भी अपने ही प्रोसेसेस होते हैं, उनका भी सेम ही ऑफिस स्ट्रक्चर होता है, तो हेंस उनके एडमिन एक्सपेंसेस ओवर एंड अबव जो वो लोग काम कर रहे हैं वो वहां पे चले जाते हैं। और जब कोई प्रॉफिट भी नहीं हो रहा है, इसमें आपको कोई प्रॉफिट नहीं हो रहा है ना, कि ये नहीं है कि आपने 100 रुपीज, आजकल तो इन्वेस्टमेंट्स आप देखेंगे रिटर्न नहीं, कि मतलब रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, कि आप 100 रुपीज कर रहे हैं तो इन्वेस्टर या वीसी का कितना परसेंटेज ग्रोथ हो रहा है। यहाँ पे देयर इज नो ग्रोथ इन मनी। द ओनली ग्रोथ और ओनली इम्पैक्ट आप ये देखोगे कि आज अगर आप मान लीजिए कि अगर आप मेडिकल कैंप कर रहे हैं या फिर आप किसी स्कूल में काम कर रहे हैं, तो आपके बच्चों को मतलब कितना बढ़िया अगर इंफ्रास्ट्रक्चर मिल रहा है, अगर आप वहां पे जाके वाटर प्यूरिफायर्स लगा रहे हैं, तो कितने बच्चे आपकी वजह से शुद्ध पानी पी पा रहे हैं और उनको कितने बच्चों को बीमारियां कम हो रही हैं। फिर उसके बाद आप इकोनॉमिक इम्पैक्ट इवेल्युएट कर सकते हो, लेकिन वो इकोनॉमिक इम्पैक्ट आपका इकोनॉमिक इम्पैक्ट नहीं होगा, वो ये होगा कि उस बीमारी की वजह से उन बच्चों के पेरेंट्स ने उनके कितने पैसे बचे जो कि उनकी बीमारी में जाते, या फिर हेल्थ सिस्टम के कितने पैसे बचे कि डॉक्टर अपना टाइम उस पर लगाता है, या हेल्थ सिस्टम की कितनी दवाइयां उसमें जाती। तो जो हमारा रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट ऑन इकोनॉमिक बेनिफिट होता है किसी भी एनजीओ का, वो इन लार्जर टर्म्स होता है कि हेल्थ सिस्टम को कितना फायदा हो रहा है। अगर वो सरकारी हॉस्पिटल में जा रहा है तो कितनी दवाइयां बच रही हैं वहां पे जाके, है ना, कितना लोड कितना कम हो रहा है, या फिर उनके खुद के पेरेंट्स की कितने आपकी पैसे बच रहे हैं जो कि अदरवाइज खर्च होते हैं उनकी बीमारियों में। तो मतलब जो भी प्रॉफिट है वो आपका पर्सनल लेवल पे नहीं है, वो सोशल लेवल पे हो गया। यूथ में एक बहुत कॉमन पॉइंट देखा गया है मेंटल हेल्थ को लेकर। आजकल अगर आप किसी भी जेनजी से बात करेंगे तो वो एक मेंटल ट्रॉमा या मेंटल हेल्थ को लेकर कुछ ना कुछ बात करते हैं, और जो आजकल बच्चों में बहुत कॉमन हो गया है। पहले भी होता था बट हम लोग को पता ही नहीं था कि ये मेंटल हेल्थ के कोई इश्यूज होते हैं या नहीं, बट अब ये टर्म जो है बहुत पॉपुलराइज हो गया है। तो क्या आपका जो एनजीओ है वो मेंटल हेल्थ को लेके कोई प्रोग्राम लाने वाला है?
जी, हम लोग सोच रहे हैं कि जो स्कूल्स में जो बच्चे रहते हैं फॉर्मेटिव स्टेज, और आज का एकदम जैसे आपने सही कहा पुष्कर कि जो आजकल का जो एनवायरनमेंट है, जब हम लोगों को पता भी नहीं था जी कि मेंटल हेल्थ इश्यूज क्या होते हैं, क्योंकि शायद हमारे तब वहाँ पे जो डिटर्मिनेंट्स ऑफ मेंटल हेल्थ इश्यूज अगर हम लोग बोलते हैं, सोशल प्रेशर हो गया, ये पहले भी उतना ही था। अभी क्योंकि टेक्नोलॉजी आ गई है, फोन आ गए हैं, तो बच्चों में जो इमेज परसेप्शन है अपना, वो एक बहुत अलग लेवल पे हो गया है, क्योंकि आप कंपेयर करते हो अपनी लाइफ को दूसरी लाइफ से जी, और ये बचपन से स्टार्ट होता है और देन इट कंटिन्यूज, खत्म ही नहीं होता। उसका कोई एंड नहीं है कि आप कंपैरिजन स्टार्ट करते हो, हमेशा आपको बाकी लोगों की लाइफ अच्छी लगती है। और बच्चों में तो क्योंकि वही उनको सही गलत की पहचान भी नहीं होती है, तो इसलिए उन लोगों में ये चीज ज्यादा होती है कि आपको वो करना है। फिर पीयर प्रेशर बहुत ज्यादा होता है जी, फिर पेरेंट्स का प्रेशर बहुत ज्यादा होता है करियर से रिलेटेड कि आपको क्या करना है क्या नहीं है। स्कूल में एक अलग एनवायरनमेंट होता है, बॉडी में अलग चेंजेस हो रहे हैं हार्मोन्स में, तो ये सब मिला के बहुत ज्यादा मेंटल हेल्थ इश्यूज क्रिएट हो जाते हैं। और मैं ये भी बोलूंगी कि आप जब अगर आप दो डिफरेंट सोशियो इकोनॉमिक स्ट्राटा को देखेंगे ना, जब हम जेन जी बोलते हैं ना जी, मैं अभी जितने भी अगर गांव के एरियाज में जाऊंगी तो कभी भी मुझे ये जो हमारा जो टर्म है जेन जी वाला, ये फील नहीं होती। वो एक अलग, वो एज ग्रुप सेम है जी, लेकिन उनकी लाइफ बहुत डिफरेंट है एज कंपेयर टू, अगर आप उन बच्चों से कंपेयर करेंगे अर्बन एरियाज में, वो भी वो बच्चे जिनके पास संसाधन बहुत हैं जी। क्योंकि मेंटल हेल्थ का एक इशू ये भी है कि हाउ मच हैव यू सीन योर लाइफ वेरी क्लोजली, आर यू एबल टू हैंडल द चैलेंजेस ऑफ लाइफ, बिकॉज दैट इज ऑल्सो वेरी एसेंशियल। क्योंकि मैंने आजकल दो एस्पेक्ट्स देखती हूँ मेंटल हेल्थ इश्यूज आर रियल, इसलिए क्योंकि आप अपनी प्रॉब्लम्स किसी से खुल के नहीं बात कर पा रहे हो, आप अपना मोस्टली टाइम जो है आपको लोगों से बात करने की जगह आप हम लोग इंस्टाग्राम पे और स्क्रीन पे टाइम बिताते हैं, तो ये वाली चीज है। बट इसकी जो बच्चे हैं उनको आजकल कुछ मतलब जिन पेरेंट्स के पास अलग से अपने वो हैं संसाधन, वो लोग बच्चों को मतलब जो आजकल के जो डेली चैलेंजेस हैं उनसे भी दूर रखते हैं। तो इफ यू सी मोस्ट ऑफ द पीपल कमिंग, they will also term their normal life challenges as mental health, which is not right. But at the same time, equally important are जो ये real mental health issues हैं बच्चों को, because of the perception of their own body image, because of what उनके पास किसके पास कितना अच्छा फोन है, उनके पेरेंट्स उनको कितनी कई नई जगह जो लेके जा रहे हैं, ये वाली चीज है कि उनको स्कूल में एक एनवायरनमेंट मिल पा रहा है या नहीं मिल पा रहा है, वो परफॉर्म कितने अच्छे से कर पा रहे हैं उनके करियर में। तो ये जो सुसाइड्स होते हैं ऑल्सो इमेच्योर रिलेशनशिप्स ड्यूरिंग दी स्टेज, आई विल से। तो इसके लिए जो भी उनको नहीं सही माहौल मिल पा रहा है, अगर उनको कोई बात करने के लिए नहीं मिल पा रहा है बिकॉज ऑफ टुडेज एनवायरनमेंट वेयर वी लिव इन, इसकी वजह से जो प्रेशर क्रिएट होता है एट दीज फॉर्मेटिव स्टेजेस वेयर यू कांट टेक योर डिसीजंस, दोज आर द रीजंस कि आप मेंटल हेल्थ इश्यूज के लिए मतलब मेंटल हेल्थ इश्यूज बढ़ जाते हैं इस स्टेज में। और आपको ये भी जान के आश्चर्य होगा पुष्कर कि ड्यूरिंग द एजेस ऑफ 15 to 35, मतलब अकॉर्डिंग टू WHO, सुसाइड इज वन ऑफ द मोस्ट लीडिंग कॉजेज ऑफ डेथ। क्योंकि इस टाइम पे ही आपकी सारी चीजें होती हैं, स्टार्टिंग फ्रॉम द एज ऑफ 15 to 35, तब आप अपनी पर्सनल लाइफ पे भी फोकस कर रहे हो, प्रोफेशनल लाइफ पे भी फोकस कर रहे हो, आपका एनवायरनमेंट भी बदल रहा है, बहुत सारा तो यू आर नॉट एबल टू टेक सो मच ऑफ प्रेशर, है ना, और आपके पास कोई बात करने को भी नहीं है। तो इसीलिए हम लोगों ने सोचा है कि अभी जब स्कूल में जब हैं, तो कैसे उन लोगों को ये ग्रूम किया जा सके कि हाउ टू शेयर योर फीलिंग, सबसे पहले कि अपने घर में आप कैसे खुल के बात कर सकें, बच्चों को ही नहीं, मतलब वी आर ऑल्सो प्लानिंग कि पेरेंट्स को हम लोग साथ बुलाएं, पेरेंट्स को इस चीज समझाना बहुत जरूरी है बिल्कुल कि थिंग्स हैव चेंज्ड। उनकी जनरेशन में जब वो पले बड़े थे तब से और आज की जनरेशन में बहुत डिफरेंस है, तो आप वही अपब्रिंगिंग अपने बच्चों के साथ नहीं कर सकते। अभी भी जैसे एक मोस्ट कॉमन डायलॉग होता है कि हमारे जमाने में तो ये होता था, तुम्हारे जमाने में तो कुछ है ही नहीं। एग्जैक्टली तो और आज पहले के जमाने में तो जनरेशन बहुत लेट चेंज होती थी, मुझे तो लगता है आजकल एवरी 5 years चेंज इट इज अ वेरी स्विफ्ट चेंज ऑफ जनरेशन। तो बच्चों से पहले इट इज इम्पोर्टेंट कि पेरेंट्स सीखें ये चीज कि आपको अपनी पेरेंटिंग में क्या चेंजेस करने हैं बच्चों से, एंड इट इज अ पैरेलल प्रोसेस। तो वो चीज पे हम लोग अभी काम कर रहे हैं कि हम लोग दोनों को कैसे काउंसिल कर पाए और फिर एक प्रोग्राम बना पाए। बहुत सारे लोग होते हैं जो एनजीओज में वॉलंटियरली जुड़ना चाहते हैं, लेकिन उनको समझ नहीं आता है कि क्या वजह हो जिस वजह से वो जुड़े। तो कोई भी स्टूडेंट हो, कोई भी वर्किंग प्रोफेशनल हो, या कोई भी इंसान हो, वो एक समर्पण जैसे एनजीओ से क्यों जुड़े? देखिए मुझे तो सबसे पहले ये लगता है कि अगर आपको अगर आपको किसी की भी लाइफ में डिफरेंस क्रिएट करना है तो आप अपने इंडिविजुअल लेवल पे भी कर सकते हैं जी।
और मुझे लगता है कि मतलब हम लोगों के पास वी कैन नॉट चेंज द होल वर्ल्ड बट वी कैन चेंज द लाइफ ऑफ वन सिंगल पर्सन, है ना। और इसको आपको इसके लिए बहुत रिसोर्सेज भी नहीं चाहिए हैं। और अगर आप सिर्फ अपनी पूरी लाइफ में अगर आप इफ यू कैन जस्ट चेंज द लाइफ ऑफ वन पर्सन, वही एक बहुत बड़ी बात हो जाती है जी। तो अगर आपको किसी भी एनजीओ के साथ भी जुड़ना है, पहले तो मुझे लगता है कि आप अपनी नॉर्मल लाइफ से ही स्टार्ट करिए जी। मतलब स्टार्ट रिस्पेक्टिंग द पीपल हु वर्क फॉर यू। वो मुझे लगता है एक सबसे बेसिक चीज है। जो लोग आपके घर में काम करने आ रहे हैं, जो आपके ऑफिस में आपसे जो जूनियर लोग हैं, आप उनके साथ कैसे ट्रीट कर रहे हो, आप उनकी लाइफ कैसे बेहतर बना रहे हो, अगर आप उतना भी कर देते हो, आई थिंक दैट इज मोर देन सफिशिएंट। यू आर मेकिंग द वर्ल्ड अ बेटर प्लेस टू लिव इन। आप अगर मेल्स हैं तो हाउ आर यू रिस्पेक्टिंग योर फीमेल कोलीग्स जी। ये अगर आप ये छोटी छोटी चीजें अगर अपनी लाइफ में कर रहे हो, दिस इज वन ऑफ द सिंपलेस्ट एंड द बेस्ट वे टू लिव अ लाइफ। इसके लिए आपको ना आपके रिसोर्सेज वो स्पेंड करने हैं, कुछ नहीं करना है। अगर आप ये कर पा रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है। अगर आपको किसी एनजीओ के साथ जुड़ना है, मोस्टली लोगों को ये लगता है कि आप सिर्फ मॉनेटरी टर्म्स में ही आप किसी एनजीओ की मदद कर सकते हो। दैट इज ओनली वन ऑफ द वेज। देयर आर सेवरल अदर वेज कि आपकी अपनी एक्सपर्टीज कैसे ला सकते हो, क्योंकि हर इंसान के पास कोई ना कोई टैलेंट है, कोई ना कोई प्रोफेशनल एक्सपर्टीज है जी। मान लीजिए जैसे आप हैं या फिर कोई आप क्रिएटिव उसमें काम कर रहे हैं, तो अगर आप अपने वीडियो एडिटिंग स्किल्स लेकर आए, कोई इंसान अगर मान लीजिए कोई सॉफ्टवेयर डिजाइन कर रहा है, तो वो अपने वो सॉफ्टवेयर स्किल्स जिसको जो स्किल आती है वो चीज लेके आप अपना सिर्फ टाइम भी वॉलंटियर कर सकते हैं। मान लीजिए अगर हम लोग कोई अवेयरनेस कैंप करवा रहे हैं, तो आप आकर बच्चों का कैसे मार्गदर्शन कर सकते हैं, कैसे उनकी करियर काउंसलिंग कर सकते हैं, या फिर अगर आप एक डॉक्टर हैं तो आप आके कैसे बच्चों को हेल्थ के बारे में बता सकते हैं। सो इट इज नॉट ऑलवेज अबाउट योर मनी, इट इज ऑल्सो अबाउट योर टाइम एंड योर पैशन कि आपको कैसे गिव बैक करना है। थैंक यू सो मच मैम, बहुत कुछ जानने और सीखने को मिला। और मैं अपनी ऑडियंस से भी यही अपील करना चाहूँगा कि अगर आपके आसपास आप किसी भी एक फीमेल स्टूडेंट को, किसी भी लड़की को, महिला को कंफर्ट महसूस करा सकते हैं, उसकी परेशानियों को समझ के, मेंस्ट्रुएशन का मजाक ना उड़ाकर, उनकी तकलीफ़ों को समझकर, तो ज़रूर कीजिएगा। और अगर आप, जैसा कि मैम ने कहा कि एक ज़िंदगी भी बदल सकते हैं, तो वो बहुत बड़ी बात होती है। तो ज़रूर ऐसा करने की कोशिश कीजिए। कोई भी क्वेश्चन अगर आपको लगता है तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, तो हम मैम के साथ दूसरा पॉडकास्ट अरेंज करेंगे। तब तक के लिए जुड़े रहिए पुष्का टॉक्स के साथ।